Om 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 उसका दिल से नमन करते हुए स्वागत करता हूँ और अपने पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए और यूनिवर्स के सारे डिवाइन मास्टर्स को नमन करते हुए आज हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसे शुरू करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर गुरपिंदर कौर मैम आ चुकी हैं और वो चंडीगढ़ से हैं और आज वो अपनी कहानी अपनी जुबानी एक धानी के सफरनामा में शेयर करेंगी। तो वी वेलकम यू मैम। आइए, अपनी कहानी अपनी जुबानी आज सबको सुनाइए। आपके बचपन से लेके किस परिवार से लेके और कैसे आपने अपने गुजारे ये दिन और पीएसएम से कब कनेक्ट हुए, मेडिटेशन से क्या आपका एक्सपीरियंस हुआ, सब कुछ आज जी खोल के ये आप बोलिएगा। सो थैंक यू एंड वी वेलकम यू। आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो आप सबके भीतर बैठे उस गुरु चेतन तत्व को, उस कॉन्शियसनेस को, जिसको कि पितामह ने भी बोला था कि आप स्वयं गुरु हो। बुद्ध ने भी बोला था अपो दिवो भव, और स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था अमृत से पुत्र, यानी कि हम खुद ही अमृत की खान है। वो कॉन्शियसनेस हम सबके भीतर है। तो उस कॉन्शियसनेस को, जो गुरु तत्व आप सबके भीतर विराजमान है, उसको मैं नमन करते हुए सबका स्वागत करती हूँ। और आई एम ब्लेस्ड दैट आपके साथ जुड़े हम। जैसे आपने बोला कि जहाँ जहाँ वो यूनिवर्सल जो डिवाइन मास्टर्स होते हैं, चाहे वो बुद्ध के रूप में आए, नानक के रूप में आए, पत्री जी के रूप में आए, वो हमें कनेक्ट करते रहते हैं। तो वी ऑल आर कनेक्टेड विद सिल्वर थ्रेड्स। ब्रह्मांड पूरा हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। यूनिवर्स में भी जो प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे के बिना, एक दूसरे को नहीं तो कितना टकराव हो जाए। आप देखिए कि साइंस की वजह से हम देख चुके हैं कि अनंतो अनंत ग्रह गैलेक्सीज हैं, कुछ है मौजूद जो उनको, चाहे वो साइंस की तरफ से बोलिए, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको मौजूद भी रख रहा है, एक दूसरे के काम में भी ला रहा है, और एक दूसरे से एक दूरी भी, प्रॉपर गैप रखा हुआ है, मेंटेनेंस। सो वी ऑल आर कनेक्टेड विद दैट यूनिवर्सल माइंड, डिवाइन माइंड। चाहे हम प्लेडियंस में बोलें, चाहे इंट्राटेरेस्ट्रियल बोलें, चाहे उसको पहले की भाषा में हम बोलें कि शिवलोक, दुर्गा लोक, या जो भी, वो अभी हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं से एक चेतना स्वरूप से अलग होके किसी मिशन पे इस धरती पे आए हैं। और जब टाइम होता है, जैसे घर में चीज़ें पड़ी रहती हैं, जब दिवाली या कुछ आता है, उसी समय किसी ना किसी चीज़ का यूज़ रहता है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली हम एक दूसरे से मिलते हैं। जब सही समय आता है, एक दूसरे से हमारा मिलन हो जाता है। ऐसे ही दुनिया में जो हमारी यात्रा है, हम सब जानते हैं, हमारी इंडियन फिलॉसफी में भी बुद्ध के मुताबिक भी, कि हम लोग री इनकारनेट होते रहते हैं, हमारे जन्म होते रहते हैं, कितने कितने बर्थ पहले के। और जब इस शरीर में, इस उसमें, इस लाइफ टाइम में जो जन्म है, जिसको कि गुरपिंदर नाम दिया गया था, छोटे होते तो मेरा नाम भी और था, उसका मुझे बाद में पता चला कि जब वो बड़े होके पुरानी और जो क्लियर वायंस जब आनी शुरू हो गई, तो एक दिन मैंने मदर को बोला कि मैं छोटी सी हूँ, आपकी गोद में लेटी हुई हूँ, लेकिन वो हॉस्पिटल, बड़ा सारा हॉस्पिटल है, उसमें से आवाज ऐसे आ रही है, नरेंद्र कौर। मम्मी कहते हाँ तुम्हें कैसे पता? कहते तू छोटी सी थी, कुछ महीनों की, तेरी आई प्रोबिंग थी, और मैं रजिंद्रा हॉस्पिटल लेके गई थी। तो रजिंद्रा हॉस्पिटल वो किंग का पैलेस था पहले पटियाला में। तो वो कहते तुझे, मैंने कहा मुझे दिखाई दिया कि मेरा नाम कुछ और था, और मुझे उसी नाम से वो पेशेंट का, बच्चे का नाम लेके वो डॉक्टर बुला रहे थे।
तो इस जन्म में मैं आज तक सोचती थी मेरी पहचान गुरपिंदर के नाम से है, बड़ा उससे बोलती थी गर्व से कि मैं क्यों गुरपिंदर हूँ। जब कॉलेज में कोई पूछता था कि गुरपिंदर का नाम, मैं कहती थी जो गुरु की प्यारी, जो गुरु की प्यारी हो वो होती है गुरपिंदर। लेकिन जब माँ ने बताया तो नरेंद्र था छोटे होते नाम, फिर निंदर के नर इंदर, जो नरों में इंदर हो, देव हो, तो वो चीज़ ऐसे था। तो ये जन्म जब हुआ मेरा, डॉक्टर थे पिता, माता भी बहुत बड़ी स्कॉलर थी, पिता के साथ वो आरएमपी रजिस्टर्ड भी थे, साथ में दोनों ने ही बहुत सारी मोडेलिटीज़ करी हुई थी, इतना उर्दू फारसी, पोइट भी थे, राइटर भी थे दोनों। तो उस घर में जब जन्म हुआ मेरा 9 साल बाद, मेरी बड़ी बहन के 9 साल बाद, तो नेचुरली इतने वेट के बाद मैं आई। तो बहुत अच्छे से, जैसे फादर का होता था कि ही वाज, जिसको बोलते हैं आज भी उनके जाने के बाद लोग बोलते थे कि वो सत्य की मिसाल थे, अपने कर्म प्रायण जिसको बोलते हैं, धर्मनिष्ठ थे पूरी तरह अपने प्रोफेशन में। तो वो क्या होता था कि आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से कर दिया जाता था कि जो सत्य पे होता है ना, फिर उसकी उतनी ही परीक्षा होती है। तो उनकी पोस्टिंग ऐसे ऐसे गाँव में, पंजाब के, हिमाचल, तब एक साथ था पंजाब हिमाचल, ऐसी ऐसी जगह पे हो जाती थी जहाँ डिस्पेंसरीज कोई भी आम रेगुलर डॉक्टर्स नहीं जाते थे। डॉक्टर्स जाते भी तो वहाँ पे सिर्फ पे के लिए महीने में एक बार कोई भी जाके वहाँ सर्विसेज नहीं देता था। मोस्टली जो फार्मासिस्ट या कंपाउंडर होते थे वही चलाते थे डिस्पेंसरीज। तो पिता जहाँ जहाँ उनका गांव में, मतलब इतने रिमोट एरियाज जहाँ हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत होती थी, तो मेरे फादर को भेज दिया जाता था वहाँ। डॉक्टर गुरदर्शन था, प्राउडली आई एम स्पीकिंग। तो उस वहाँ पे उनको भेज दिया जाता था। तो ऐसे ही हमारा बचपन बीता कि जहाँ पे भी 3 साल बाद उनको एक जगह डिस्पेंसरी चल बड़ी, सोशल सर्विसेज, क्योंकि उस समय एक डॉक्टर और सरपंच, ये एक गांव के पूरे वो होते थे जिसको धुरा बोलते हैं, कि सोशल सर्विसेज इम्प्रूवमेंट्स करना। तो पूरी तरह बचपन से ही देखा था कि कितना वो, अगर हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं आ रही तो अपनी पॉकेट से हम लोग, उस मेरे बाद फिर मेरी और बहनें हुई, हम बहनें थी, पिता के ऊपर अपनी फैमिली का भी था, अपने बहन भाइयों का भी, लेकिन वो फिर भी दवाइयाँ ला ला के या खुद कम्बिनेशंस बना बना के घर में पेशेंट्स को, जो हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, घर में शाम को बुला के उन सब को चाय पानी पिलाना, टीवी दिखाना, और फिर उनको दवाइयाँ भी दे के भेजना। मतलब ऐसा उनका हमने वो देखा हुआ था। फिर जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे गांव में, लोग 7वीं 8वीं में बोल देते थे कि हमें लड़कियों को पढ़ाना नहीं, और मेरे माता पिता दोनों का संकल्प होता था कि 10th तो हर बच्चा करना चाहिए। ये 70s की बात है, मैं 72 बॉर्न हूँ। तो लेट 70s में हम देखते थे हमारे घर में 10-10 15-15 लड़कियां, जो बच्चे पढ़ना चाहते थे आगे, ग्रेजुएशन 10th करना चाहते थे, तो रात सर्दियां उनके बेडिंग हमारे घर आ जाती थी, और पूरे हॉल में वो रात को दोनों बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसे सेवा का, धर्मनिष्ठा का बीज है हम में, कि अपने संकल्प के साथ। तो पिता ने इतनी अच्छी पालना दी थी कि घर में जैसे ही सुबह हो जाती, हमें आदत थी कि 4 बज गए तब गुरबानी शुरू हो जाती थी, 6 बजे तो शुरू हो ही जाती थी, तो उठा देना, सब बच्चों को पढ़ाने के लिए उठाना, हमें भी उठा देना कि अब बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम लोगों ने भी पढ़ना है। तो साथ में पहले गुरबानी चलती। तो वो बीज कहीं ना कहीं वो पिता ने बीज दिया था, माता पिता ने, क्योंकि ऐसे ऐसे एरियाज में होते थे कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ मीलों दूर होती थी। ऐसे गांव में रहते थे जहाँ कोई करियाना शॉप भी एक आध होती थी। तो आप सोचिए कि कैसे इतने रिमोट एरियाज, और स्कूल भी ऐसे होते थे, क्योंकि उनको था रहने को, वो चूज़ कर सकते थे कि डॉक्टर थे, माता को छोड़ के, मम्मी को, बच्चों को वो शहर में छोड़ सकते थे पढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गांव के ऐसे ऐसे स्कूल जहाँ पे वो बैठने के लिए भी हमें घर से बोरी लेके जानी, टाट लेके जाना पड़ता था, घर से कुछ लेके जाना पड़ता था, वो नीचे बैठते थे हम लोग
तो ऐसे ऐसे एरियाज में मेरी ट्रेनिंग हुई है। जैसे कि ये बोलिए कि उन्होंने जो जिंदगी के जो रॉ फॉर्म है उसके साथ हमें बचपन से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो इसलिए वो हम ऐसे ही पढ़ाई शुरू हुई। तो अब घर में पिता थे, जब इतने बच्चे आते थे तो पहले होता था फिफ्थ, 5 साल में जाके आपको फर्स्ट ग्रेड में लेते थे। तो अब फर्स्ट ग्रेड में एज के हिसाब से तो 5 साल पे जाना था, लेकिन घर में क्योंकि इतने लोग होते थे, पढ़ाना सब कुछ करना, बच्चों के साथ हम भी पढ़ लेते थे, तो थोड़ा अर्ली मेरी स्कूलिंग हो गई थी उस समय, जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए था, 5 साल की एज में होना चाहिए था। तो थोड़ा अर्ली स्कूल पहुंच गए क्योंकि सब कुछ आता था, पहले दिन ही पहुंची सब कुछ। जो फर्स्ट क्लास का था 5 साल होने पे स्कूल में जो थोड़ा उसने था करवाया, तो पहले दिन ही मैंने सब कुछ उनको सुना दिया। अब टीचर क्या कर सकते हैं, गांव का स्कूल, गांव भी ऐसे जहाँ पे इतना ऑर्थोडॉक्स होता था कि लेडीज़ के लिए 70s की बात है, 70s अर्ली 80s कि गर्ल्स को या लेडीज़ को पंजाब में खास करके एक घर के उसके लिए ही सोचा जाता था। और जब पहले दिन ही जाके मैंने अपनी पूरा वो सिलेबस, जितना वो छोटे छोटे कायदे बोलते थे उनको, पहली किताबें, 1 कायदा या 2 कायदे, वो अगर मैंने पहले दिन ही सारा सुना दिया तो दे हैव, मतलब ठीक है। अब एग्ज़ाम तो जब एग्ज़ाम के टाइम ही आएंगे, इसको अगर सेकंड में करना है, दूसरी क्लास में करना है, तो इसको मॉनिटर बना देते हैं। तो मुझे मॉनिटर बना दिया पहले दूसरे दिन ही क्लास की। तो वो लड़कों से बियर नहीं होता था कि एक लड़की, उस समय 5 साल के भी, गाँव के बच्चों में मेंटल मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, ये चीज़ है। तो वो 5-6 साल के लड़कों को भी पता होता था कि ये लड़की अब मॉनिटर बन के हमें खड़ा करती है, सुनती है, दिस इज मतलब ईगो हर्ट होती थी। तो वहाँ पे ही मेरा विरोध होना शुरू हो गया था कि ये लड़की है। पहली बार पिता ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया था। घर में जब पेशेंट्स आते थे शाम को, तो जो भी कोई गरीब होना, टीवी तब हमारे घर में होता था या एक सरपंच के घर में, तो वहाँ कोई जा नहीं सकता था। हमारे घर में जैसे मंदिर में होता ना, बाहर पापा ने ला देना, बाहर रख देना, और 50-60 से 100 लोग तक होते थे न्यूज़ सुनने आना, और वो ऐसा माहौल होता था और हम लोग बैठे होते थे। तो सेवा भावना, और वहाँ मेरे घर में ये नहीं होता था कि कोई मेल्स को अलग बैठाना, लड़कियों को अलग बैठाना। पिता की बहुत बड़ी सोच थी। उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हुई जब दूसरे गांव में, वहाँ जाके मेरी फर्स्ट में एडमिशन हुई पहली क्लास में। वहाँ जाके ये सिनेरियो आया कि वहाँ थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था एटमॉस्फियर, तो वहाँ पे जाके कि क्लास में ही अगर लड़की ने बोला है, हम क्यों खड़ा हुए, सिर्फ इसलिए कि मॉनिटर की। और टीचर्स को भी ये हो गया था कि इसने पहले ही आते तो मुझे सीधा 2 क्लासेस का मॉनिटर बना दिया, पहली और दूसरी। अब 2 क्लासेस में, मोस्टली तब लड़कियां गिनी चुनी स्कूलों में आती थी, और लड़कों को होता था कि ये अब हमें खड़ा करके पूछ रही है। टीचर्स ने क्या करना, चले जाना, मॉनिटर की जिम्मेवारी। टीचर्स गांव में आके, जैसे बताया कि पिता के टाइम भी देखा था कि नो बॉडी इज रेडी टू सर्व इन रूरल एरिया। यही आगे जाके मेरा बना कि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं पिक करी, मैं होम्योपैथी का भी गांव गांव जाके वो करती थी। तो बहुत लगाव है मुझे इन चीज़ों से। तो टीचर्स ने क्या करना कि ये तो अच्छे से पढ़ा लेती है गुरपिंदर, तो सारी क्लास हैंडल कर लेती है। उन्होंने क्या करना, चले जाना, खाना पीना, अपना रेस्ट करना। तो पूरी क्लास सुबह से दोपहर तक का, तब छोटे बच्चों में यही होता था, तो मैं हैंडल करती थी। तो बॉयज़ की सख्त विरोध उस समय मैंने महसूस किया था कि मैं कुछ पहले, पिता के घर में हमें महसूस होता था कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया, इतना इंटेलिजेंट थी कि पहले दिन जाके ही मैंने सारा सुना दिया। लेकिन वहाँ विरोध से पता लगने लगा कि मेरे में कुछ कमी है, कि मैं लड़की हूँ। तो वो क्या होता था, और वो उसमें फिर गुस्सा भी आता था। तो वहीं से ही जो अंदर की, जिसको बोलते हैं ज्वाला, वो भड़कने लगी थी कि क्यों, जब मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ तो ये क्यों बोला जाता है कि ठीक है तूने मुझे खड़ा कर लिया, शाम को अपने पिता के साथ आना। क्योंकि शाम को तब डॉक्टर की ड्यूटी होती थी कि जहाँ जहाँ पेशेंट, दोनों टाइम डिस्पेंसरीज होती थी,
घर के लिए उनके पास, शाम को वो साइकिल पे या अपनी मोपेड पे जाते थे हर पेशेंट के घर, जहाँ जहाँ सीरियस पेशेंट होते थे घर घर देखने जाते थे। और उनके साथ मैं ही होती थी, क्योंकि उनको था कि अब बड़ी बहन का तो इंटरेस्ट नहीं था, तो उनको ये था कि डॉक्टर, मुझे बोलते भी सब लोग छोटी डॉक्टर थे, साइकिल पे आगे बैठ जाना, जहाँ पेशेंट के टॉर्च जलानी होती पापा के साथ, ऐसे असिस्ट करती थी। तो वो एक दो इन्फ्लुएंशियल घरों के लड़के थे कि कोई बात नहीं, शाम को आना अपने पिता के साथ, जब आएगी तब देखेंगे तुझे कि तू क्लास में हमें मॉनिटर बना के खड़ा करती है या हमसे क्वेश्चन पूछती है, हाउ डेयर यू, हमने तो टीचरों को कभी आंसर नहीं दिया, तेरे तुझे कैसे जवाब दे दे। तो ये रहता था। तो दोपहर का टाइम था, तब वो स्कूलों में, हर स्कूल में वो होता था ना, छोटा सा पॉन्ड बनाया होता था जहाँ जाके हम अपनी पट्टी पोंछते थे, साफ करना अगली आगे की क्लास। वो लकड़ी की होती थी पट्टी, जिसपे लिखा जाता था पंजाबी में या जो भी पढ़ाया जाता था, वो उस पे हम एक कलम से लिखते थे। और वो जब एक क्लास के बाद दूसरी क्लास का टाइम आता था, तो उसमें होता था कि पट्टी को पोंछना। आई थिंक किस किस ने अनुभव किया हुआ है पट्टी पोंछना। आप देखो मैं कितने बाबे आदम के जमाने की हूँ। तो वो जब होता था तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू शाम को मुझे क्या देखेगा, मैं तुझे अभी देख लेती हूँ। मैंने उसको पुश किया पौंड में, मैंने कहा चल तू अब ऐसे ही चल, लड़की क्या होती है मैं तुझे अभी। लेकिन वो समझ में नहीं आया था, क्योंकि विरोध इतना ज़्यादा होता था। तो वो होता था कि जब मेरे में कोई कमी नहीं है तो वाई मुझे बुली क्यों किया जाता है। तो वो चिन्ह छोटे होते से थी कि वो जब डिफरेंस पता लगने लग गया कि चाहे मैं कितनी भी कैपेबल हूँ, लेकिन लड़की होने के कारण मुझे हमेशा स्नब किया जाएगा। तो वहाँ से ही एक अजीब सी दीवार अपने आसपास बनाना शुरू कर दी कि जरा सा भी अगर कोई कुछ बोलता तो वो डिफेंसिव, जिसको बोलते हैं कि इनर का, जो आज का बोले काली मोड, वो चंडी का रूप शुरू हो जाता था। तो वो तो उसको तो किसी ना किसी तरह निकाल लिया था। लेकिन वहाँ से मुझे अनुभव, ये फील हमेशा ये याद आता है कि वहाँ से महसूस होने लग गया था, क्योंकि 7 साल की एज होनी शुरू हो गई थी, 6-7 की, कि यहाँ सोसाइटी में बहुत सोच समझ के, कितनी कॉजन के साथ हमें जीना पड़ेगा। लेकिन पिता ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया था। लेकिन समझ उनको भी आता था कि जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए तो डॉट्स डूज, बाहर जब सोसाइटी में रहना है तो कैसे होने चाहिए। तो ऐसे ही मैं बस जो हमेशा से बोलो कि टीचर्स के लिए ये होता था कि एक पिता से भी सीखा था कि सच बोलना है। जब 5th तक आए तो वो पहले हमारे टाइम होता था कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए टीम आती थी स्कूल में, कि आगे का जिसको बोलते थे इंस्पेक्शन होनी है एग्ज़ाम्स से पहले। तो जब भी इंस्पेक्शन टीम आनी तो प्रिंसिपल ने, या उसको हेडमास्टर बोलते थे, तो उन्होंने बोलना कि गुरपिंदर डॉक्टर की बेटी को ले आओ, उससे पूछो, वो सब कुछ सही बताएगी। और मैंने जो कुछ होना, कौन सा टीचर सारा दिन छत पे सोए रहते हैं, हमसे खाना मंगवा लिया, गन्ने मंगवा लिए, खाने पीने का मंगवा लिया, फिर पीएन को बोल के सीढ़ी नीचे उतरवा दी और क्लासें लेते नहीं। और 5th तक मुझे ही मॉनिटर बनाया हुआ था, इस क्लास में भी तूने जाना है, इस क्लास में भी तूने जाना है। तो वो चलता था, मैंने सब कुछ मैं बता दिया। तो वहाँ से फिर टीचर्स की भी मैं वो बन गई कि अब टीचर भी खुंद के निकालेंगे कि हेडमास्टर खुश थे, प्रिंसिपल खुश थे कि इसने पूरी रिपोर्ट अच्छे से दी, जो कि वो नहीं दे पाते थे। क्योंकि एक हेड को भी उस समय जरा जरा बात पे विरोध के, अगर प्रिंसिपल ने या हेडमास्टर ने कुछ कहा तो विरोध, धरना, ये सब। लेकिन एक बच्चे के मुंह से जब बच्चों से भी पूछा गया कि भाई हाँ, ये 5th क्लास तक यही अकेली सारी क्लासों में घूमती है, पढ़ा लेती है, और टीचर्स तो ऐसे करके बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे फिर पिता को भी, लेकिन मुझे डर था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे से कितना बड़ा वो हुआ, टीचर्स सारे विरोध में। लेकिन जब घर आके बताया तो पिता ने मुझे बोला कि यही सत्य के साथ ही रहना है, तुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, कि तूने सच बोला और तेरी वजह से 1-2 टीचर्स पे तो एक्शन भी हुआ, जिनका जब सारी क्लासेस के बच्चों ने बोल दिया कि भाई ये सच है, हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमसे खाना मंगवाया जाता है, और
ऊपर चले जाते हैं टीचर, उतरते नहीं नीचे, हम लोग आपस में ही कोई दीवार फांद के चला जाता है। तो उस समय मुझे लगा था कि पिता मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर पिता भी वो कहते कि तुझे क्या ज़रूरत थी बोलने की, अब सब लोग दुश्मन बन जाएंगे ये वो, लेकिन पिता का वो सपोर्ट एक अनकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया था कि यस पापा अगर साथ में है तो मैं दुनिया फतेह कर सकती हूँ। फिर मुझे बाहर की दुनिया की परवाह होनी बंद हो गई थी कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, पिता मेरे साथ हैं। ऐसे ही उसके बाद मेरी पढ़ाई के लिए फिर क्योंकि 10th तक तो वो गांव के एरिया ही थे, गांव के एरिया ही थे। जैसी पढ़ाई होती थी घर में मम्मी पढ़ा लेते थे, पापा कर लेते थे, ऐसे ही होता गया। इंटेलिजेंट थी। वहाँ पे भी जब एक शहर से दूसरे शहर जाते तो वहाँ पे भी यही होता कि इंटेलिजेंस आई ऑलवेज सफर्ड। कई बार आता है कि जो साधारण होते हैं वो साधारण की तरह ही रह लें तो ज़्यादा बढ़िया है। आई ऑलवेज सफ़र बिकॉज ऑफ माई इंटेलिजेंस, कि सब जगह राइवलरी उसी वजह से ही बनती थी। तो कई बार जब एक छोटे टाउन में आए तो पापा ने बोला कि किसी को भी तूने कुछ नहीं बताना कि तुझे क्या क्या आता है, एक बार सिंपल उसकी तरह रहना शुरू करो। 7th 8th में जब एक टाउन में आए तो टाउन में जब आए, लेकिन अब टीचर हैं, हेडमास्टर थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने तो जान लिया कि शी इज़ द शाइनिंग, और 10th में अगर इसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमारे स्कूल का नाम होगा। तो टीचरों ने ही धीरे धीरे, टीचर्स जो अभी तक थे उन्होंने ही एहसास करना शुरू कर दिया कि ये ले सकती है कुछ आगे। तो ऐसे करके मेरी जब 10th हुई तो 10th में उस समय बहुत बड़ा था कि आप तहसील में फर्स्ट आना या डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आना, कोई ट्यूशन नहीं होती थी कुछ भी। तो जब वो हुआ तो मेरे स्कूल में सेलिब्रेशन ग्रैंड लेवल पे, मेरे जो टीचर थे, मेरे हेडमास्टर थे, उन्होंने सब जगह उसको सेलिब्रेट किया कि इस लड़की ने। लेकिन वहाँ पे भी जब मैं गांव से आई थी, गांव से आई, मिड टर्म पापा की पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई तो 8th में थी। 8th भी तब होती थी उसकी क्या बोलते हैं बोर्ड की। मैंने जब पढ़ाई करी है 5th भी बोर्ड की, 8th भी बोर्ड की, 10th भी, 11th 12th, इतने बोर्ड। आप देखिए कि कितना प्रेशर होता होगा। आजकल एक बोर्ड होता है तो माँ बाप के भी जान निकलने वाली हो जाती। तो 8th बोर्ड की थी तो बट नो वन इज़ रेडी, क्योंकि वो पीछे का मेरा सर्टिफिकेट सबने देख लिया था कि ये तो पीछे की टॉपर आई हुई है क्लास में, टीचर ने बता दिया। तो तब लड़कियों का ही स्कूल था, वहाँ लड़कियों से भी विरोध कि इसको नोट्स नहीं देने क्योंकि ये तो पहले से ही पीछे से आई हुई है, टॉपर आई हुई है, अगर इसको नोट्स दे दिए तो ये हमें भी वो कर देगी, पार कर देगी। तो तब फर्स्ट टाइम था कि उस स्कूल में ये प्रोटोकॉल तोड़ के मुझे गाइड्स अलाउ करी गई थी। जब प्रिंसिपल ने देखा कि कोई भी बच्चा इसको नोट्स शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि उनको यही था, क्योंकि इंटेलिजेंट जो मॉनिटर्स थे उनका ही आगे वाले बच्चों का देना था, तो तब भी प्रोटोकॉल टूटा और मेरे लिए गाइड्स अलाउ हुई। और हुआ वही कि 8th में मैंने टॉप किया। बट धीरे धीरे जो एक मेरे पेरेंट्स का जो वो था ना बच्चों के साथ, मेरा स्कूल घर के पास ही था। मेरे पेरेंट्स ने जैसे सबको इतना प्यार दुलार करते थे, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मेरे क्लासमेट्स के साथ एक जेंटल अप्रोच शुरू करी और उन्हीं बच्चों के साथ मेरे इतना वो होना शुरू हो गया था। यानी कि पेरेंट्स ने सत्यनिष्ठा भी सिखाई, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना भी, और कैसे जहाँ विरोध भी है वहाँ पे कैसे प्यार से आगे बढ़ना। तो वहाँ पे उस टाउन में तपा मंडी था, बहुत रिमोट टाउन था। 10th में पहली बार मेरे पेरेंट्स ने मेरे क्लासमेट्स को पार्टी दी थी। वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था उस समय के लिए कि डॉक्टर साहब ने क्योंकि फेयरवेल तो स्कूलों में होती है, मेरे माता पिता ने फेयरवेल मेरे टीचर्स को और मेरे जितने भी सेक्शन थे 10th के, तो मेरे पापा ने उनको पार्टी रखी और बहुत अच्छे से। और वो समय था कि जब जो लोग पहले विरोध में होते थे उन लोगों को जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुई हमारी, सब लोग रो रहे थे। तो ये चीज़ें सीखती गई मैं अपने माँ बाप से कि कैसे आपको टाइम के साथ कैसे अपने आप को चेंज करना है, कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे मेल्ट होना है, कहाँ पे एडजस्ट करना है। पहली बार जब मुझे ये हुआ कि मेरे पिता ने
डिपार्टमेंट में लिखा कि अभी 10th हो गई है मेरी बेटी की, मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक सिटी में बोल के वो लिया था कि मेरी ट्रांसफ़र वहाँ कर दी जाए बठिंडा में, कि डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, इसको अभी मेडिकल में मैंने एंट्रेंस देनी है। तो डिपार्टमेंट ने बहुत खुशी खुशी दिया। वहाँ पे बहुत बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे उनको शिफ्ट किया। ऐसे ही जब शहर में आई गांव से, तो वहाँ पे भी जब +1 में आए हम, बहुत बड़ा प्राइवेट कॉलेज था, उसमें पापा ने मेरी एडमिशन, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इसको डॉक्टरी करनी है तो प्राइवेट कॉलेज, अच्छा कॉलेज चाहिए। लेकिन बेस मेरा वही था, पंजाबी मीडियम के साथ 10th तक। कोई भी इंग्लिश थी हमारी अच्छी थी क्योंकि घर में पिता थे, लेकिन 6th से 10th तक पढ़ा था। और ऑल ऑफ सडन जब मेडिकल में सब बुक्स इंग्लिश में सब कुछ, मुझे दिक्कत कोई नहीं आनी थी। लेकिन जैसे ही आया कि फर्स्ट रोल नंबर, जब +1 में गए हम, फर्स्ट रोल नंबर, टॉपर थे 10th में, तो हमारे ही होना था, गांव के स्कूल से थे, तो लोकल कुछ स्कूलों के भी थे बच्चे, उनके बाद में था। तो वहाँ पे इवन टीचर्स ने भी बुली किया। जैसे ही खड़ा किया, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, वो भी होम्योपैथी डॉक्टर ही बना, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम दोनों थे जिनको बोला जाता था कि तुम पंजाबी वालों ने, तो पंजाबी मीडियम वालों ने मेडिकल का तो भट्टा गुल कर दिया, आप लोग निकल जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेडिकल आप। यहाँ पे इतने बड़े बड़े, क्योंकि नेचुरली बठिंडा एक डिस्ट्रिक्ट था, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस थे, जहाँ से बहुत बड़े बड़े स्कूल थे प्राइवेट, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे +1 में आए थे, जिनकी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश थी, वो क्लास में टीचर्स के साथ भी फ्लुएंटली बोलते थे। एक टाइम आता था, बट टीचर्स ने भी हमें बुली करना, जो पंजाबी मीडियम से आते थे, वो चीज़ बहुत वर्स थी, इतनी डिप्रेसिव थी कि वहाँ से एक माइंड सेट, ट्यूशन पे जाना, तब टीचर्स ने बोलना तुम तो पंजाबी मीडियम वाले टाइम बर्बाद कर रहे हो, छोड़ दो, आप आर्ट्स का कुछ देखो या नर्सिंग वगैरह में चले जाओ, डॉक्टरी तुम्हारे बस की बात नहीं। तो वो +1 से फिर एक तो बोर्ड, वो प्रेशर, स्कूल में कॉलेज में नहीं हो गए एग्ज़ाम, बोर्ड का प्रेशर, तो उस समय से फिर मेरी थोड़ी थोड़ी हेडेक्स होने शुरू हो गए। क्योंकि जब भी ये फील होता था कि कोई मेरे अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है, कि मैं लड़की हूँ, मेरी क्वालिटी कोई नहीं देख पा रहा कि ये इंटेलिजेंट है, कोई ये नहीं देख पा रहा कि पिता सर्विस कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, दे आर, और फिर भी बुली होते थे कि लड़कियां हैं। तो वो भाव कहीं ना कहीं जब हुआ, तो वहाँ पे फिर ऐसा डर भी बैठने लगा। पहले पहले तो कॉलेज में गई तो पिता ने समझाया था कि ये चैलेंज आएंगे, प्रोफेसर्स के तो बियर कर ही रहे थे, तो साथ में स्टूडेंट्स के भी आने शुरू हो गए कि तुम लोग इंग्लिश तो अच्छे से बोल नहीं सकते, तुम लोग कैसे मेडिकल करने आ गए। तो वो रहता था, तो वो डर फिर ऐसा हो गया था कि +1 में कॉलेज था, मेरे माय मदर यूज टू ड्रॉप मी कॉलेज, वो छोड़ के आते थे, और जैसे ही पीरियड ख़त्म होना, पापा ने बिल्कुल कॉलेज के सामने घर लिया था, क्योंकि रेंट पे बनाना तो है ही नहीं था, कॉलेज के सामने था। पीरियड जैसे ख़त्म होना, मैं इवन जिसको बोलते हैं, तब कॉमन रूम्स होते थे, शायद आपको पता होगा, कॉलेजेस में कॉमन रूम होता था कि जब पीरियड नहीं है तो वहाँ चले जाना। तो मैं कॉमन रूम में भी नहीं बैठती थी, मैं सीधे क्लास से निकलना और घर आ जाना। जैसे ही कॉलेज की बेल अगले पीरियड की सुनाई देनी, मैंने फिर वापस चले जाना। वो एक फियर भी आने लगा था कि टिल नाउ एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, चाहे जितना भी है। तो वो चीज़ +1 में करे, फिर भी हमने अच्छे से किया अपने हिसाब से। लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम थे, फाइनल एग्ज़ाम, तो कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मेरे पिता की हाथ की उंगलियां कट गई जिस दिन मेरा बायो का एग्ज़ाम था। तो पिता ही मेरी सपोर्ट थे। सुबह में एग्ज़ाम था, तो शाम के समय उनका ये इंसिडेंट हो गया था, पंखा साफ कर रहे थे, कैसे चल गया, उनकी 2 उंगलियां कट गई थी। और वो इतना ज़बरदस्त शौक था मेरे लिए कि मैं अगले दिन का पेपर नहीं अच्छे से दे पाई। तो उसमें से नेचुरली जब दे ही नहीं पाए, आप लॉस्ट ही हो गए। तो वो सप्ली आई, उस समय ये नहीं होता था जैसे आज के बच्चों को है, तो उस समय सप्ली आई, बहुत बड़ा टैबू माना जाता था कि जो फर्स्ट आ रही है
खुद को ही इंसल्ट फील हो रही थी कि जो आज तक एक्सेल कर रही थी वो फेल कैसे हो गई, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। तो वो और भी मेरी हेल्थ जिसको बोले कि हेडेक्स मेरे और भयंकर होने शुरू हो गए। वो अब समझ आता है कि जब हम पढ़ते हैं लुइस ए को स्पिरिचुअलिटी को, कि व्हेन वी ट्राई टू अपने आप को वो एक पिंजरे में डाल देते हैं कि दूसरे क्या लोग क्या कहेंगे, वो डर। फिर उसके बाद +2 आई, +2 में भी ऐसे बहुत अच्छे से वो सप्ली भी क्लियर हो गई, लेकिन +2 के जब फाइनल एग्ज़ाम थे, यूनिवर्स मुझे उस मोड की तरफ लेके जा रहा था +1 से, कि जहाँ पे मुझे फेलियर्स को भी महसूस करना था, उनसे रूबरू होना था। क्योंकि टॉपर थी 10th तक, वो पता था कि सबको होता था। स्कूल वाले पहले ही कह देते थे कि किसने फर्स्ट आना है, फर्स्ट तो गुरपिंदर ही आएगी, कोई रिजल्ट के बारे में वो करता ही नहीं था। तो वो जब +1 में +2 में फिर जिस दिन मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, तो आधी रात को न्यूज़ आ गई, माई ग्रैंड मदर पास्ट। तो नेचुरली घर में वो बहुत बड़ी चीज़ थी, दूसरे शहर जाना था पेरेंट्स को। तो मैं एग्ज़ाम के लिए ही, मुझे याद नहीं, मम्मी पापा अर्ली मॉर्निंग में सो गई, मैं कब एग्ज़ाम के लिए पहुंचूं, मेरी वो फिर रिपेयर आ गई। रिपेयर आई, बट उसी के साथ करते गए, सब कुछ करते गए। मेडिकल में थी, मेडिकल में ये होता है +1 +2 में हमें स्पेसिमन देते थे डायसेक्शन के लिए। तो वहाँ से मुझे पता लगने लगा कि मेरे अंदर जो इतना मजबूत भी है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर की कमियां मुझे उस समय एहसास होने लगी थी। कि वो जब फ्रॉग देना, अर्थवर्म देना, आउल देना, अलग अलग कोई स्पेसिमन उन्होंने लाके देने, मैं कभी भी उनको हाथ क्या मैं देख भी नहीं पाती थी, और टीचर्स को पता भी नहीं चलता था। मेरे साथ जो स्टूडेंट होता था उसी ने डिसेक्शन करनी, उन्होंने सब कुछ करना। स्पेसिमन भी जब इकट्ठे करने बायो के लिए, तो मम्मी ने इकट्ठे करके दे देने, मेरे प्रैक्टिकल्स हो जाने। तो जब +2 हुई, क्लियर हुआ, एक मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, लोकल तो नहीं किसी मेडिकल कॉलेज में मिला, बाहर मुझे आराम से MBBS में एडमिशन मिलनी थी। पापा के ऑफिस से ये हो रहा था कि आपकी बेटी है तो हम इसको आयुर्वेद में ही लेना चाहेंगे, और डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे रशिया भेज रहे थे कि जाके वहाँ आयुर्वेद करे और आपकी तरह ही आके सर्व करे। और लेकिन वहाँ की कंडीशन ये थी कि 1 साल पहले जाके रशियन सीखनी पड़ेगी, 5 साल पढ़ना पड़ेगा। तो फादर उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मुझे दूर करने के लिए अलाउ नहीं कर पाए, और ना ही मुझे MBBS में कहीं बाहर भेज पाए। क्योंकि जब ये आया कि बाहर जाना है, तो मैंने उनको क्लियर कट बताया कि ये डिसेक्शन, और पापा मैंने आपसे ये झूठ बोला कि मैं मेडिकल कर रही हूँ, लेकिन मैं तो ऑर्गन्स जो स्पेसिमन होते थे प्रैक्टिकल में, तो मैं तो उनको हाथ में भी पकड़ना, जब मैं उनकी तरफ, तो मैं तो देख भी नहीं पाती। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी कि वहाँ डिसेक्शंस होनी है, सब कुछ होना है। देन ही अंडरस्टैंड, और उन्होंने सोचा कि आगे का फ्यूचर, क्योंकि वो जब मेडिकल ऑफिसर बन चुके थे उस समय तक, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर बन चुके थे, तो उनको लगाव था होम्योपैथी की तरफ बहुत ज़्यादा। आयुर्वेद तो वो कर ही रहे थे, बट उनका झुकाव था आयुर्वेद की तरफ, होम्योपैथी की तरफ। तो वो कहते कि होम्योपैथी इज़ द एनर्जी मेडिसन, और फ्यूचर होम्योपैथी का है। डॉक्टर तो तुझे बनना है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे कभी भी पिता से डांट नहीं पड़ी थी पढ़ाई को लेके, लेकिन डांट पड़ती थी मुझे पेंटिंग्स को लेके। मैं डांस करती हूँ, मैं क्रोशिया चलाती हूँ, मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए संस्कृत का टीचर अपॉइंट करवाया हुआ था अपने पॉकेट से, कि ये ना तो ड्राइंग करेगी, ना ये सिलाई, उस समय होता था सिलाई सीखना, और सोशल साइंस का होता था, और कुकिंग के होते थे, पेंटिंग का होता था, और संस्कृत की ऑप्शन थी। लेकिन स्कूल में वहाँ अपॉइंट नहीं था टीचर। पापा वीकली मेरे लिए 2 दिन आता था संस्कृत का टीचर पढ़ाने के लिए। तो मैं संस्कृत तो पढ़ती थी, लेकिन वही बात है कि जब बच्चे सिलाई में गए हुए हैं, कुकिंग में गए हुए हैं, पेंटिंग में गए हुए हैं, तो मैं उनके साथ ही बैठ जाती थी। तो ये जब पापा को पता चला कि मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ छुप छुपा के, और अच्छे से क्रोशिया चलाना और वो सब कर रही हूँ, तो मैंने कहा पापा मैंने तो आर्टिस्ट बनना है, मैंने आर्टिस्ट बनना है या डिज़ाइनर बनना है। तो फिर उनका जो सख्त रवैया था, नहीं, ये चीज़ें ज़िंदगी में, तब सच में भी है कि तब ये 90s में 90 में इन चीज़ों का नहीं था, खास करके पंजाब एरिया में।
तो तुझे, मेरे दादा डॉक्टर थे, पापा डॉक्टर थे, तो एक डॉक्टर तो होना ही है, तुझे होम्योपैथी। तो मुझे आज भी याद आता है, उनके पास स्कूटर था, बठिंडा से वो अबोहर आई थिंक 1.5 घंटे का रास्ता था, वो मुझे स्कूटर पे ड्राइव करके लेके गए और मैं सारे रास्ते रो रही थी पीछे बैठे। आसपास वाले लोग भी देख रहे थे कि ये पीछे बच्चा रोता जा रहा है। तो मतलब आई वॉज नॉट रेडी कि मैंने डॉक्टर बनना है। लेकिन इतने सालों बाद जब मेरा बेटा एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ कि जिसका इलाज ही होम्योपैथी में है, उस समय जाके मैंने उनको थैंक यू बोला था। नहीं तो मेरे मन में गुस्सा ही रहता था कि पापा आपने कहा मुझे डॉक्टर बना दिया, क्योंकि डॉक्टर बन गए आप कुछ और नहीं कर पाओगे। आर्ट्स में अगर जाते हो आप कुछ भी कर सकते हो, लॉट्स ऑफ स्ट्रीम है आपके पास कैरियर के लिए। तो ऐसे ही करते मेरी डॉक्टरी निकली। और डॉक्टरी का जब फर्स्ट ईयर था, एक चैलेंज बन गया था यूनिवर्स से कि +1 है +2 है, जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम है तो एक डेथ होनी है या एक बैड नोमन या बैड इंसिडेंट होना है घर में। तो जब मेडिकल का फर्स्ट ईयर था, जैसे ही मेडिकल कॉलेज हुई मैं गए, वहाँ पे भी ये कि रैगिंग हो रही है। रैगिंग का मैंने विरोध किया कि मैंने नहीं देनी रैगिंग, आप लोग किस बिहाफ पे हमारी रैगिंग कर रहे हो, इस वजह से, क्योंकि डॉक्टर की बेटी थी, पता था कि इसके बैड इफेक्ट। तो मुझे होता था, सब लोग बोलते थे कि ये बठिंडा वाली फिलोसफर को हमने सुधारना है। लेकिन मैंने फिर भी रैगिंग के खिलाफ खड़ी हुई। अकेली थी, क्लासेस लेती थी, प्रिंसिपल के कमरे में बैठती कि मेरे लिए टीचर अरेंज करिए, मैं पढ़ूंगी। मैं ना किसी उसमें जो प्रोटेस्ट होता है उसमें रैगिंग के खिलाफ मैंने वो भी दिया कि मुझे नहीं देनी, ऊपर तक दिया। लेकिन पिता साथ थे, मैं स्टैंड कर रही थी। लेकिन इसी दौरान अभी 1 साल हुआ ही नहीं था मेडिकल कॉलेज में कि पापा बीमार हो गए। ऑल ऑफ सडन उनकी 23 जुलाई को जब डेथ हुई, तो उस समय भी मेरा एनाटॉमी का पहला एग्ज़ाम था, मैं दे नहीं पाई। मेडिकल के पहले एग्ज़ाम थे मेरे, क्योंकि जब उनकी डेथ हो गई है, वही उनके आसपास में पेपर में अपीयर ही नहीं हो पाई। तो फिर मेरा चैलेंज लाइफ का शुरू हुआ एक्चुअली। तो जो लोग अब सीनियर्स वगैरह थे कॉलेज में बोलने, तो सब लग गए, घर में भी आए, लेकिन साथ में उनके मन में था कि इसको तो हमने सुधारना ही है, इसने हमारी कंप्लेंट ऊपर तक करी थी कि हम रैगिंग करते हैं, ये होता है। तो उस समय के चैलेंजेस, तो फिर सप्ली आई, दिया एग्ज़ाम दिया। तो पिता के होते समय जब था कि इज्जत के साथ हम खड़े हो सकते हैं, सिर ऊंचा करके चल सकते हैं, लेकिन वहीं से ही सब कुछ शटर डाउन होना शुरू हो गया। चाहे सोशल थे, चाहे कोई प्रोफेशनल थे, चाहे कोई दोस्त थे, जिनका हाथ कभी सिर पे होता है, उनके हाथ और दूसरी तरफ पहुंचने शुरू हुए। तो मैंने बस अपने आसपास एक ककून बनाना शुरू कर दी कि बस अभी इनफ, अपने आप के साथ ही रहना है। और उसी चक्कर में जब हुआ तो मुझे पैरालिसिस अटैक आया, बहुत सीवियर पैरालिसिस अटैक। नीचे की बॉडी मेरी पूरी पैरालिसिस में चली गई थी। तो पटियाला में बैठे थे डॉक्टर्स को लेके। एक दिन मम्मी गुरुद्वारा गए, तो वहाँ पापा के एक फ्रेंड मिले, जिनके थ्रू पापा ने होम्योपैथी को प्यार करना शुरू किया था। तो वो कहते कि कैसे, उन्होंने बताया कि बेटी जो डॉक्टरी कर रही थी उसका ऐसी हालत है पटियाला में। तो सबने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, नीचे की बॉडी पैरालिसिस, माइग्रेन के सीवियर अटैक आते थे। अब वो किस लिए आते थे कि माँ छोटी बहनों को संभाल रही है, काम कर कर के हमें पाल रही है, तो मैं कैसे बताऊं कि किसने मेरे साथ क्या मिसबिहेव किया, कैसे। तो वो सब अंदर घुटन रहती थी, वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो पैरालिसिस हो गया। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने बोला कि डोंट वरी, मैं दवाई दूंगा। अगले दिन वो घर आए और वहाँ से मेरा और भी विश्वास होम्योपैथी में बना। जो डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, उन्होंने मेडिसिन दी मम्मी को कि घर ले जाओ। 15 दिन बाद मैं स्पोर्ट्स से चलना फिरना शुरू हो गई थी। फिर डॉक्टर्स ने बोला कि ये डॉक्टरी करने, कॉलेज में तो दे दिया था, सेकेंड ईयर मेरा शुरू हो गया था, तो ये पढ़ नहीं पाएगी क्योंकि आईज इसकी माइग्रेन के और पैरालिसिस के कारण आई मसल्स पूरी तरह वीक हो चुके हैं, ये नहीं पढ़ पाएगी। पढ़ेगी अगर तो आई साइट जा सकती है, ये क्लियर कट डॉक्टर्स ने बता दिया था। तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मम्मी कहते कि बेटा अभी अब हटाऊंगी मैं तुम्हें, तो सब लोग, मैं भी
कि मम्मी सब लोग बोलेंगे कि कुछ गलत हुआ होगा या गलत रास्ते पे चल पड़ी कि जो पिता के ख़त्म होते ही इसने डॉक्टरी छोड़ दी। तो वो चैलेंज लिया कि मैं सुन सुन के डॉक्टरी पास करूँगी। तो एक जन मेरे पास कोई, जब मेरे एग्ज़ाम आते थे, क्लास में सुनती थी, एग्ज़ाम आते थे, मेरी बहन या जिस फैमिली में मैं रहती थी उनकी लड़कियां मेरी हेल्प करती थी कि वो बोल बोल के मुझे सारा सुना देते थे। ऐसे करके मैंने अपनी डॉक्टरी पास करी। लेकिन जब समय आया कि अब डॉक्टरी पास हो गई है तो डिपार्टमेंट की तरफ से आया कि जॉब करनी है आपको, पिता की मिलेगी मिलेगी। ही वॉज मेडिकल इन सर्विस जब उनकी डेथ हुई थी। तो मेरे मन में आया, तब तक मैं रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ चुकी थी क्योंकि जो सीवियर हेल्थ इशू रहते थे, हमारे पड़ोस में ही एक होम्योपैथी डॉक्टर थे, उनके पास एक सिविल इंजीनियर आते थे, वो दिल्ली से आए हुए थे, तो वो रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए थे। तो जब उन्होंने मेरी हालत देखी, मम्मी ने बोला कि ये तो सब लोग, इवन एस्ट्रोलॉजी वाले भी बोलते हैं कि ये बचेगी नहीं, 29 साल तक है, ये सरवाइव नहीं करेगी। क्योंकि डॉक्टरी जब करके आई थी तो ये भी था कि जॉब लेनी है, सबको पता था कि इसको पिता की जॉब मिलेगी, तो रिश्ते भी बहुत आने शुरू हो गए थे, सबका यही होता था। और मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं, क्योंकि जॉब के साथ साथ मुझे आगे 1 साल और पढ़ाई करनी पड़नी थी, तो मेरे बस की बात नहीं थी। और जॉब अगर मैं लेती तो उस समय ये था कि माँ की फिर पेंशन चली जानी थी, तो मैं एक जॉब ले लेती। मतलब शुरू से ही तोल मोल करना, पिता ने ऐसी वो दी थी कि हर घटना का मैं एनालिसिस कर लेती थी कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो आज जो मेरे पास या पेरेंट्स के पास आ रहे हैं कि इसका रिश्ता हमें चाहिए, वो तो मेरी उसके लिए आ रहे हैं ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने जॉब नहीं लेनी, तो वो डिनाई कर देते थे। एक ही शर्त थी कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हम रिश्ता लेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने लिख के दे दिया डिपार्टमेंट को कि मैंने जॉब नहीं लेनी। मेरी छोटी बहनों में से कोई अगर एक्सेल कर जाएगा, डॉक्टरी ना सही, चाहे क्लैरिकल में, या माँ की पेंशन बनी रहे। तो इस तरह से मैंने वो जॉब भी, और एक चीज़ उस समय ठानी थी कि पापा का जो मिशन था कि गांव गांव जाके, बस उस समय ये सोच लिया था कि गांव गांव जाके मुझे होम्योपैथी के कैंप लगाने हैं। चैरिटेबल डिस्पेंसरियाँ थी मेरी, जब मैं पटियाला में आ गई थी डॉक्टरी करके, आई डिनाइड सर्विस, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लेनी। मैंने क्लिनिक खोला, यूनिवर्सिटी के पास था, 4-5 जगह मेरे वीकली चैरिटेबल होते थे जहाँ मैं अपनी चला तो नहीं पाती थी। मेरे मामा जी, जिन्होंने मेरे फादर के जाने के बाद मुझे पाला, मेरी पढ़ाई, मेरी मम्मी के कज़न ब्रदर थे, वो पूरी तरह सन्यासी आदमी थे। लेकिन मेरे फादर की डेथ के समय पापा उनको बोल गए कि नौरंग सिंह तुम्हें इनका ध्यान रखना है इसका। उन्होंने ही मुझे पाला। वो अपनी जो सन्यास लाइफ है उससे वो वापस आए, यूनिवर्सिटी में जॉब उन्होंने वापस ज्वाइन करी और मुझे पाला। तो वो स्कूटी में मेरे दवाइयाँ रखी होती थी और अलग अलग गांव में मैं कैंप लगाती रहती थी। वो सेटिस्फेक्शन थी एक कि पिता साथ चल रहे हैं, पिता का किया हुआ सपना पूरा कर रही हूँ। लेकिन साथ में जब होता है, सब छोटी बहनों की शादी करी उसके बाद, तो जब 34-35 की एज हुई तो घर में ही होना शुरू हो गया कि भाई अब ये मदर के साथ अकेले रह रही है, मदर के बाद इनका क्या, तो इसको शादी करनी चाहिए। यहाँ वो एक तरह से आई वॉज, बिल्कुल मैं रेडी नहीं थी, क्योंकि ठाकुर के पास जाने का जो एक्सपीरियंस है, रामकृष्ण मिशन जाने का जो एक्सपीरियंस था मेरा, यहाँ पे मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि जब हमारे घर के पास में वो बाबा आते थे तो माँ ने उनको वो बोले कि ये गुरपिंदर हमेशा बीमार रहती है, आप भी रोते रहते हो, एक होम्योपैथी डॉक्टर और आते हैं, वो होम्योपैथी प्रैक्टिस भी करते थे, चलिए इनसे मिलाते हैं। तो जब पहली बार में ही मिले तो ही वॉज सिंधी गाय, रामकृष्ण सिंघानी था उनका नाम, सिविल इंजीनियर थे, बट उनके भी फैमिली में बहुत जने डॉक्टर्स थे, तो वो भी इंजीनियर बने। डॉक्टरी उन्होंने नहीं करी बट वो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे। दिल्ली में भी वो सबको जहाँ जहाँ जाते थे वो होम्योपैथी मेडिसिन, तो वो थोड़ा बहुत देख लेते, कहते लाओ उस बिटिया को मेरे पास लाओ। मैं गई उनके पास, तो मैंने फिर बैठ के रोना शुरू कर दिया, मदर ने भी रोना शुरू कर दिया कि एक तो ये जॉब लेने के लिए तैयार नहीं हो रही, सरकारी नौकरी इसको मिलनी है, और ऊपर से जब शादी के लिए बोलते हैं तो शादी में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट साथ में अगर किसी को कुंडली वगैरह या वो दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी शादी करो ही मत, ये तो 27 से 29 साल के बीच बीच मरी जानी है, तो इसकी शादी करके भी क्या करोगे।
तो वो कहते चलो मैं हाथ देखता हूँ, कहते ये लड़की, इसको तो मेरी उम्र ही लगेगी, कहीं नहीं जाने वाली, ये तो ठाकुर की बेटी है। इसको ऐसे ऐसे करके 20 दिसंबर को 1998, मुझे आज भी याद है, कहते दिल्ली माँ का, शारदा माँ की जन्म सेलिब्रेशन है, इसको कोई जना लेके आ जाओ वहाँ। तो वहाँ से जाते थे, बठिंडा पटियाला से बहुत लोग जाते थे रामकृष्ण मिशन सेलिब्रेशंस पे। जब भी आश्रम की कोई सेलिब्रेशन होती थी मैं भी चली गई। पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं थी। रात को जो मुझे दिखा कि कैसे कैसे वहाँ पे होगा, कैसे वहाँ जाएंगे, जब मैं पहुंची वहाँ तो एक एक चीज़, वैसे रेलवे स्टेशन पे कौन मुझे मिल रहा है, जैसी डेकोरेशन हुई हुई थी वो भी सेम हुई हुई, सब कुछ वैसे ही। मैं हैरान थी कि ये चीज़ें मुझे पहले कैसे दिख गई सब कुछ। वहाँ जब पहुंची, वहाँ पहुंच के मन में शिकायतें तो इतनी थी परमात्मा से, क्योंकि जब पापा की डेथ हुई थी घर में, जिस जगह पे वो पाठ करते थे, ये पॉइंट रह गया, जिस समय फादर की डेथ हुई उस समय मैंने सारी जो भी गुरुओं की फोटोज, वो जो भी कुछ था घर में, मैंने उठा के सारा बाहर फेंक दिया था कि मुझे किसी भी परमात्मा में विश्वास नहीं है। बाबा जी की फोटोज उठा के मैंने गली में फेंकी थी कि जब हमारी जिंदगी में जो एक ही स्पोर्ट थी, मेल मेंबर था, वो भी गया तो हमें किसी की जरूरत नहीं। तो जैसे बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं रब दे शरीक, तो मैं रब से भी, वो जो परमात्मा से भी अंदर से चिढ़ थी कि हमें किसी की जरूरत नहीं। तो वो इतना गुस्सा था, तो मैं मानती नहीं थी किसी चीज को। तो उन्होंने जब ले जाके वहां बैठाया, पहले मुझे बंगला साहब लेके गए, फिर वहां से लेके आए जब, तो जब बैठी फर्स्ट टाइम हवन हुआ, हवन के बाद बाबा मुझे कहते कि बिटिया, लड़की कहते थे, अरे लड़की बैठी रहना यहाँ पे, मेरे सिर पे हाथ रखा। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ चली गई, नहीं तो 1 बजे आरती के बाद आश्रम के गेट बंद हो जाते हैं, श्री बंद हो जाती है, सबको खाली करना पड़ता है। बट वो बहुत पुराने सर्विस करवा वाले थे वहाँ, उन्होंने पीएन को बोला कि इसको उठाना मत। मेन गेट भी बंद हो गए, मैं अंदर थी, लेकिन जब 3 बज गए मैं फिर भी उठ के नहीं आई। तब बाबा अंदर आए पीछे की तरफ से, क्योंकि आश्रम दोबारा 4 बजे ओपन होता है। उन्होंने मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा, फिर मुझे होश आई। दैट वाज फर्स्ट टाइम कि मुझे वो पास्ट लाइफ्स, अदर थिंग्स, बाबा के साथ ट्रांस में गई और महसूस हुआ कि ठाकुर के साथ मेरा क्या था, इनके साथ क्या था, वो सारा। क्योंकि एक पॉइंट और था कि ये क्लियर वायंस मुझे छोटे होते भी होती थी। जब मैं पापा के साथ जाती थी उस पे, जो शाम को जाते थे वो पेशेंट्स को देखने, अगर मैं किसी दिन नहीं जाती थी और मैं बाहर बैठी उनकी वेट करती रहती थी, मुझे 5-6 साल की एज से एक्सपीरियंस था कि एक दिन वो नहीं वापस आएंगे। वो होता था जब उनकी डेथ होनी थी, उससे 2 महीने पहले मुझे आ गया था सपना ऐसे कि मैं एग्ज़ाम में बैठी हूँ और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ, रोते रोते मैं बेहोश हो गई। एंड दूसरा बंदा बता रहा है कि हर father passed away, that's why she is not well and she is not able to give her practical। ये 2 महीने पहले पापा जब बीमार हुए, सब लोग लेके उनको घूम फिर रहे थे, पटियाला में एडमिट थे। मैं भी दवाई लेके, होम्योपैथी दवाई लेके सुबह लेके चलती थी, 7 घंटे की जर्नी करके पटियाला पहुंचती थी। वो डॉक्टर डेली 1 डोज देता था, पापा को वो डोज देती थी, अगले दिन फिर वापस चलती थी 7 घंटे के सफ़र पे कि उनके लिए दवाई लेके आनी है। तो सब लोग कह रहे थे कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बट मुझे पता था कि मुझे दिखाई दे गया ये नहीं ठीक होने वाले। तो ये चीज़ें थी। तो जब वहाँ पे आश्रम में भी बैठी, उस दिन मुझे पहली बार, पहले नेगेटिव दिखाई देता था, लेकिन वहाँ जब बैठी मुझे दिखाई दिया पॉजिटिव भी। मुझे आगे भी ठाकुर के साथ ही कनेक्ट होना है, रामकृष्ण मिशन के साथ ही अटैच होना है, और वहीं से मेरी आगे की जर्नी होगी। तो ऐसे ही चलती गई। तो वहाँ पे भी विरोध घर में कि ये तो हिंदू बन गई। रिश्तेदार, माँ एक्सेप्ट कर रही थी, मामा एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन बहनों में, बहनोइयों में और रिश्तेदार सब लोग कट गए कि ये तो हिंदू कन्वर्ट हो गया, मंदिरों में जाना शुरू हो गई, गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया। तो तब बाबा ने फिर क्या किया, मम्मी को बोला कि मुझे पता है ये गुरु गोबिंद सिंह जी की बेटी है, आप ऐसे करो, हेमकुंड साहब जाने की तैयारी करो। और मुझे बोला कि लड़की तूने 1 साल कीर्तन सीखना है,
मैंने सीखा, रिलीजियसली सीखा, ट्यूशन रखवा के दी उन्होंने, मैंने कीर्तन सीखा। फिर हेमकुंड साहब जब हम गए तो मम्मी और मामा जी के आगे उन्होंने बोला कि इसको अभी ठाकुर जी की झोली में डाल दो। गुरु गोविंद सिंह जी की तो है ही है, उसके साथ ये आगे ठाकुर जी की भी है। तो वहाँ पे प्रॉपरली मुझे आज भी याद है जब मैंने जाके कीर्तन किया हेमकुंड साहब में, और मैं लिटरली कीर्तन भी कर रही हूँ, रो रही हूँ। और वो जो पाठी बाबा जी थे जिनको ग्रंथी साहब बोलते हैं, वो खुद सब लोग ऐसे हो गए कि ये लड़की गा भी रही है, आंसू भी इसके ऐसे जा रहे हैं। उन्होंने एक रुमाला मेरे पे दिया, दूसरा रुमाला, वो फूल मेरी गोदी में रखते गए। तो तब जाके मैं कहीं शांत हुई। और जब मैं वापस आई तो जिस आंटी से मैं कीर्तन सीख रही थी, मैंने सारा कुछ ले जाके इतने 2-3 रुमाले उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे कंधों पे रखे कि बच्चा शांत हो जाए। तब जाके शांत हुई। मामा जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि इसको अभी आगे मूव करना है। तो वो खुश थे। आंटी कहते कहते इतना तो मैं हर बार जाके कीर्तन करती हूँ, इतना तो मुझे नहीं मिलता जितनी डिवाइन ब्लेसिंग तू लेके आ गई। लेकिन वो दिन गया, उसके बाद मैं हारमोनियम भी बजाना भूल गई। बस वो उतने के लिए ही था मेरी जर्नी। उसके बाद जब घर में आना शुरू हुआ कि शादी, तो जो मेरे गाइड थे बाबा जिनको मैं बोलती थी, उन पे भी प्रेशर आया, क्योंकि जो मामा थे वो भी ब्रह्मचारी थे, बाबा भी ब्रह्मचारी थे। तो मेरे साथ फैमिली मेंबर्स अपनी लड़कियों को तो किसी हालत में मेरे पास नहीं भेजते थे कि जैसे इसने शादी करने को मना कर दिया। पहले 2-2 ब्रह्मचारी है घर में, ये भी लिटरली कोई मेरे पास अपनी अड़ोस पड़ोस में से कोई गाइडेंस के लिए नहीं वो करते थे। वो उनको होता था कि ये तो पूरी तरह संन्यास ले चुकी है, ये लड़कियों को यही बोलेगी कि क्या करना है शादी करा के या बच्चों को। तो जब ऐसा सब हो रहा था तो एक बार ऐसे ही ऋषिकेश गए। वहाँ मैंने लास्ट ऋषिकेश गुरुद्वारे में कीर्तन किया। तो वहाँ मुझे नहीं पता चला, ये मेरी शादी होने के बाद, और जब बाबा भी चले गए इस दुनिया से, फिर मेरे मामा ने बताया कि मैंने ही वहाँ गुरुद्वारे में उनसे मांगा था कि नाउ अलाउ हर टू मूव फॉरवर्ड, कि सब लोग इस वजह से उसका बहुत विरोध होता है, इसको शादी करने के लिए मनाइए आप। और फिर बाबा ने वहाँ बोल दिया था कि ठीक है, ये शादी तो करेगी, इसके होगा भी बेटा, लेकिन मैं इसकी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें, मतलब पहली देर से पहले छोटे होते से जो यूनिवर्स था, तो जब कीर्तन करती थी, तो जब ये हुआ कि मुझे शादी भी करनी पड़ेगी, तो एक दिन शब्द आ रहा था कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन देखे। तो वैराग तो बहुत था जिंदगी में। तो उस समय ठाकुर से ये मांग लिया कि ये जन्म मेरा आखिरी कर दो, बहुत हो गया अब। तो जब गुरु पूर्ण होता है, मैं सबको बोलती हूँ गलती से भी कुछ मत मांगो, क्योंकि गुरु पूरा कर देता है। मांग लिया गुरु से, गुरु ने दे भी दिया कि ये जन्म आखिरी करना है। लेकिन कर्म बंधन कितने थे, कितने जन्मों के थे, वो नहीं पता था। अगर मैं सबको बोलती हूँ कि अगर कोई बोल देना कि मुझे सियाचन में ट्रेनिंग करनी है, सियाचन में जाके सर्व करना है, तो उसकी ट्रेनिंग भी उतनी टफ हो जाएगी। तो वही मेरे साथ हुआ। एक से एक ब्लो, एक से एक ब्लो, सोशली, इकोनॉमिकली, पर्सनली, एक से एक रोलर कोस्टर लाइफ पूरी तरह से। आज एक चैलेंज बियर करके हटी हूँ, शाम तक दूसरा आ जाएगा। एक समय ऐसे आ गया था कि ये महसूस होता था कि अभी तैयार रहती थी कि अभी कौन सा और शौक आना है, दुनिया की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, कहाँ से। लेकिन एक चीज़ थी कि गुरु पे भरोसा था पूरी तरह, इष्ट माना था उनको, ठाकुर को, क्योंकि पता था कि वो उन्होंने ही मेरी पिता की कमी पूरी करी। क्योंकि जब पिता की डेथ हुई थी तो मेंटल उसमें इसीलिए गई थी कि सारी सारी रात यही सपने आते थे कि, क्योंकि उनके लास्ट राइट्स मैं देख नहीं पाई थी, क्योंकि मैं दवाई लेके उनकी पटियाला पहुंची हुई थी, उनकी डेड बॉडी वापस बठिंडा चली गई थी, तो मैं नहीं देख पाई थी उनको। तो वो सपने ऐसे आते थे
सब लोग लकड़ियां रख रहे पिता पे, मैं उठा रही हूँ कि इनको वजन लगेगा। लेकिन वो सब जब ठाकुर से मिली, ठाकुर को महसूस कर लिया, उसके बाद वो मुझे डरावने सपने आते थे ना, जो पिता का वो था कि एक कि सारी जिंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि पिता के सिर पे तो मैं घूम रही थी। वही था कि मेरी सपोर्ट वो है जैसे उनकी, क्योंकि ही वॉज राइटर, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ था। उर्दू, फारसी, पंजाबी में उनकी बुक्स थी। अमृता प्रीतम, दिलीप कौटिवाना, ये सब हमारे घरों में आते थे, उनके फ्रेंड्स थे ये सब। माँ भी राइटर थी, लेकिन माँ ने कि पिता लिखते हैं कि अर्धांगिनी कहीं उनसे आगे ना, माँ ने अपनी राइटिंग सेक्रीफाइस कर दी थी। तो वो सब चीज़ें थी ना, वो जो वजन था वो जब ठाकुर से मिली, गुरु से मिली, वो ख़त्म हो गया था, खुल के ज़िंदगी जीने लगी थी। लेकिन माइग्रेन के अटैक्स रहते थे, बहुत सीवियर रहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ऐसा था, माहौल ऐसा था, लड़कियों को कोई एक्सेप्ट नहीं। और चाहे मैंने पिता बन के छोटी बहनों को पाला, उनकी शादियां करी, उनके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन एट एंड ऑफ द डे अगर दूसरे जेंट्स घर में आ रहे हैं तो उनको यही होता था कि घर में ये अनमैरिड है भाई, हमारी इंसल्ट होती है, इस हम दीदी ने हमारे लिए इतना किया, अब इसको भी शादी कर लेनी चाहिए। तो उसी में तो मैं जब पटियाला में थी तो मेरे पास मेडिसिन लेने बहुत दूर दूर से क्लिनिक चल रहा था। एक दो स्कूल वालों ने भी मुझे हायर किया हुआ था, क्योंकि काउंसलिंग, क्योंकि दुख इतने बियर किए हुए थे, पता था कि किसी के दुख को, जब आप करुणा में आ जाते हो, जब आप दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करने लग जाते हो, देन यू कैन हील अदर्स। हम बोलते हैं कि हमें अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, कई बोलते हैं कि हमें इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, बट बुद्ध ने भी, नानक ने, सबने हमें करुणा सिखाई। जब तक आप दूसरे के दुख को महसूस करोगे नहीं, उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे, उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से करते करते जब हुआ तो मेरे पास, क्योंकि जिन बाबा का मैं बता रही थी, तो जब जैसे ही घर वालों ने देखना शुरू किया कि अब रिश्ता भी हो जाना है, करना है, धीरे धीरे बाबा ने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट ऋषिकेश जब मामा ने मांगा था तो उन्होंने बोल दिया था कि इसकी शादी हो जाएगी, सब कुछ है, उम्र तो इसको मैं अपनी भी दे दूंगा। और ऐसे ही हुआ, रिटायरमेंट के थोड़ी देर बाद वो बस चले गए थे। तो इस तरह से वो धीरे धीरे दूर होने लगे। और मेरा जो क्लिनिक था, अच्छे खासी काम, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बिजी रहती थी पटियाला में। सुबह जहाँ पे स्कूलों ने मुझे हायर किया हुआ था बच्चों के लिए, वहाँ जाती थी कि जो भी बच्चा वीक है, कमज़ोर है, डिस्पेंसरी में उनकी काउंसलिंग करनी, उसको दवाई देनी। तो ऐसे मेरी सफ़र चल रहा था। चलते चलते साथ में, और बाबा ने मुझे कुछ ऐसी वो दिया हुआ था कि जिनके बच्चा नहीं होता उनको मैं देती थी मेडिसिन। 8 महीने से 1.5 साल के बीच जिस किसी को भी हम मेडिसिन देते थे, होम्योपैथी थी, सबके इशू हो जाते थे। और हम पहली बात बोलते थे कि माँ का स्वरूप आएगा, ये मत सोचना कि यहाँ आपको वो लड़का होगा। तो मेरे बहुत सक्सेसफुल केस थे ऐसे। तो ऐसे ही एक पेशेंट थे, चंडीगढ़ से जाते थे, तो उनके हुआ, लेकिन वो बाद में कनाडा चले गए। लेकिन जाने से पहले कि मैम हम ना आपका मैरिज के लिए हम इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि जब भी कोई बोलते थे, समाज देखिए आपको कैसे सिखाता है। बहनों के टाइम मैंने सबका रिश्ता किया, ढूंढा, सब कुछ किया। और मेरे समय जब वो न्यूज़पेपर वगैरह में आता था तो मम्मी अगर बात करते थे तो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि ये इतनी बड़ी क्यों होगी, क्या कारण था, क्या नहीं था। वो थक जाती थी। तो मैंने न्यूज़पेपर वालों को जो भी ऐड देते थे, मैं उनको बोलते थे कि मम्मी का नंबर नहीं लिखना, मेरा है, आई विल फेस इट, तो मेरा ही नंबर लिखिए। तो लोगों को और भी वो होता था कि ये खुद का ही, अपने रिश्ते के लिए खुद से लोग इतनी गंदी गंदी घटिया बातें करते थे कि अगर आपके घर में कोई मेल मेंबर नहीं है तो हमारा अगर बेटा आएगा तो वो कहाँ, किसके पास बैठेगा, आप इतना पैसा लगा दो, हम बाहर ले जाएंगे, ये करेंगे, आप अभी भी गवर्नमेंट जॉब ले लो, सरकारी नौकरी। तो मैंने फिर उनको बोल दिया था कि अभी ये ट्राई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों की, किसी को भी जैसे बचपन से बताया कि समाज ऐसा है, खास करके पंजाबियों में तो पहले या तो बाहर चले जाओ
या फिर अच्छी नौकरी वाली है, सरकारी नौकरी लगवा दो तो उसका रिश्ता हो जाएगा। तो इस तरह से करते कराते हुआ न्यूज़पेपर में, तो मैंने उनको ना फ्रेंड को बोल दिया कि आप ऐसे लिखो कि हमें ऑर्थोडॉक्स, जब वो कहते कि नहीं दीदी बोलते थे दीदी एक बार और लास्ट टाइम हम टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम वो अपने आप ही करते थे सारा पे, और चंडीगढ़ से निकलवाते थे कि इस एरिया में ही आपका मिले। तो जैसे ही उन्होंने करवा के चलो आया एक रिश्ता, साथ में हमने लिखा था कि ऑर्थोडॉक्स। और अभी ऑर्थोडॉक्स का कोई क्या समझे, ऑर्थोडॉक्स होता है कि जो ये जेंडर बाइस्ड जहाँ पुराने रीति रिवाज, तो ऐसे करके हुआ एक आध। फिर मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे, वो भी डॉक्टर हैं, तो उनको वो कहते कि चलो इस बार मैं बात करूंगा। उनको वो बात जच गई, उनको लगा कि जी सब कुछ अच्छे खासे है। किसी ने आके यहाँ चंडीगढ़, हमारा यही था कि क्योंकि माइग्रेन के अटैक्स तो तभी भी आते थे मुझे, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि जो अकेला हो, क्योंकि फैमिली का तो हम पहले बहुत कर चुके हैं। तो वो करते कराते हो गया सब कुछ, लेकिन तब पता चला कि वो उससे भी बड़ा चैलेंज आ गया है अभी, क्योंकि मांगा था ना गुरु से कि ये जन्म आखिरी कर दो। तो एक अगर लाइफ पार्टनर आया है लाइफ में, तो वो और भी चैलेंजेस देने आया। दूसरे तीसरे दिन ही पता लग गया कि झूठ बोला गया था बहुत सारी चीज़ों पे, एज से रिलेटेड, एडिक्शन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। और सच में मतलब इतने झूठ। जॉब में करने जाती थी तो पहले बोला गया कि यहाँ पे जॉब लगाएंगे घर, फिर एकदम से दूसरे तीसरे दिन बोला कि जाओ जाके पटियाला ही रहो, अपना काम नहीं छोड़ना। तो जो पहले था कि हम वहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो वो सब चीज़ें मना, मतलब जो एक हफ्ता पहले हफ्ते में ही सारा कुछ हो गया। वो जोर कर्म का ऐसा था, वो बाद में पता चला कि वो कितने जन्मों का था। तो वो 7 दिन में ही सब कुछ फाइनल होके मैरिज हो गई, 7 दिनों के अंदर ही मैरिज हो गई। फिर पता लगा कि जो चैलेंजेस थे आते ही प्रेगनेंसी हो गई और बच्चा हो गया। बच्चा भी वो सब डोमेस्टिक वायलेंस ईच एंड एवरी, उस सब चीज़ में कि कोई मेडिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाने देनी, कुछ नहीं करवाने देना। एक हाउस अरेस्ट की तरह था आके एक फ्लैट में, बस कहीं आना जाना नहीं, किसी से मिलने नहीं देना, जो भी कोई आएगा सुजेशन नहीं देने देनी, रिलेटिव्स नहीं कोई आ सकते, कुछ नहीं। जो बंदा सुबह 7 बजे से मेरा एक्टिव था, डिस्पेंसरी जाती थी, आके 1 घंटा रेस्ट करती थी, फिर 4 बजे क्लिनिक खोल लेती थी, 9 बजे क्लिनिक से आना घर, और 9 से 12 जो लोग दिल्ली जाती थी मैं हर महीने बैग उठा के दवाइयाँ देने, तो उन लोगों के तब 9 से 12 कॉल वो कम हो जाता था ना कॉल का टैरिफ, तो वो पेशेंट होते थे। रात के 12-1 बजे सोती थी, तो फुल डे। और एकदम मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में आके मुझे पता लगा था कि घर ऐसे भी होते हैं कि छत तो किसी और की, फ्लैट मैंने 35 की एज में पहली बार देखे थे कि फ्लैट सिस्टम भी कोई चीज़ होती है। हमारे इतने बड़े बड़े घर होते थे, तो किसी से बोलना नहीं, कुछ नहीं, तो उस वजह से बीपी बढ़ने लग गया था, ना किसी से बात कर सकते हैं, टीवी देखने की आदत नहीं थी। तो उसी दौरान 8th मंथ में ही वो भी मुझे पहले दिख गया था कि मेरा बच्चा जो होने वाला है, मैं देख रही हूँ, लेकिन एकदम से गायब हो गया। मैं कह रही हूँ ठाकुर नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, कि कहाँ है, नींद में ही मैं पूछ रही हूँ कहाँ है, तो वो फिर से आ जाता है। तो ये हुआ बस दूसरे तीसरे दिन ही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस हमें भी पता है मॉडर्न में कि इन्वेस्टिगेशंस पहले मंथ से शुरू हो जाती है, ताकि बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कुछ और इशू हो, तो स्टार्टिंग में ही डॉक्टर देख लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं करने दिया। तो 8th मंथ में कुछ ऐसा हुआ कि इंटरनल रप्चर हो गया, सडनली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी। और वही जो सपना था कि बच्चा नहीं है, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। लेकिन वो डॉक्टर इतनी अच्छी थी कि यही अगर जैसे सब ये लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है प्राइवेटों के पास जा रही है, पैसा खर्च कर रही है, हमारा लगवा रही है, तो वो अगर सरकारी हॉस्पिटल में होता तो मॉर्चरी में पैदा होते ही फेंक देते। वो डॉक्टर अच्छी थी, उसको मेरी सिचुएशन पता थी, तो उन्होंने मुझे बस खुला छोड़ दिया कि गुरपिंदर, डॉक्टर मुझे कहती कि गुरपिंदर सोना मत, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, हम तुझे अभी ओपन ही छोड़ रहे हैं, मैं बाद में स्टिचेस लगाऊंगी, बट पहले हमें बच्चा। मुझे इतनी होश है कि डॉक्टर गालियां निकाल रही थी कि ये बंदा सत्यानाश मार दिया इसने अपनी वाइफ का और बच्चे का।
तो इतना करते करते जब होश आई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नॉर्मल है, रिवाइव हुआ है, 10% रिवाइव हुआ है, पर अभी आईसीयू में है। 3 दिन बाद हम बता पाएंगे कि कितना सरवाइव करेगा। लेकिन चौथे दिन मैं और मेरी माँ हॉस्पिटल में थे। ये भी प्रेशर नहीं ले पाए थे कि इतना खर्चा भी हो रहा है, इतना सब कुछ हॉस्पिटल में हमें छोड़ के ही चले गए थे। तो क्योंकि प्रेशर ही नहीं बियर कर रहे थे, हो नहीं रहा था, क्योंकि घर में इनकी भी नहीं है। घर में 9 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। सबसे छोटा था तो उसको पता ही नहीं था कि प्रेशर लेना हर चीज़ के लिए, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। उनको पता ही नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी क्या चीज़ होती है। 44 की एज तक ही वॉज जस्ट लाइक के मम्माज बॉय, और हमें सब लोग उनका करते थे, तो उनको पता भी नहीं था कि जिम्मेवारी लेनी कैसे है। तो बस ऐसे ही बेटा जब रिवाइव हुआ, धीरे धीरे और चीज़ों के खुलासे होने शुरू हुए जो नहीं थे। फिर मन में आया कि घर बनाना है, वो भी ठाकुर ने दे दिया। बेटे का मुझे समझ में आता था एज ए डॉक्टर कि इसको कुछ सम इशू है, कि जो भी इसको कुछ मेडिसिन देते हैं हम, इसको नहीं पचती। तो मैंने शुरू से होम्योपैथी में रखा। लेकिन जब घर भी बन गया, सब कुछ हो गया, तो हस्बैंड की एडिक्शंस के कारण मैं उनको पीजीआई लेके गई। लेकिन पीजीआई के डॉक्टर्स भी उनको अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि लॉयर हैं तो उनको किसी की छोटे हैं सबसे, उन्होंने कभी किसी से कोई वो डोमिनेंसी वाला या किसी से बर्दाश्त ही नहीं किया था कि कोई कोई मुझे कुछ बोल दे। वहाँ से वो चले गए 16 के हॉस्पिटल, जहाँ से मेरी जर्नी तो शुरू हुई एक्चुअल। तो वहाँ जब 16 में जाने शुरू हुए, वहाँ पे किसी डॉक्टर के जान, अब वकील है तो इनके तो डॉक्टर्स बथेरे जान पहचान वाले हैं, वहाँ काम करवाने आते थे। तो वहाँ जब डॉक्टर से न्यूरो की या सेक्रेटरी की या एडिक्शन की इनकी दवाई, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर विजय गिरधर से, जो कि अल्टरनेटिव मोडेलिटीज़ भी वहाँ मेडिटेशन अपने पेशेंट्स को करवाते थे, ईएफटी करवाते थे। तो ऐसे ही एक दिन, क्योंकि जब होता है पेशेंट का, तो जब एडिक्शन वाले पेशेंट होते हैं, उनके जो केयर गिवर होते हैं, उनसे डॉक्टर ज़्यादा बात करता है। तो इसी तरह जब डॉक्टर विजय ने मुझे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मैंने रेकी भी करी हुई है ग्रैंड मास्टर तक, और ईएफटी भी करी हुई है, एक्ू प्रेशर भी, तो प्रैक्टिस करते हो। मैंने कहा नहीं सर, दैट इज़ नॉट अलाउड फॉर मी। तो वो कहते कि चलिए हम लोग क्लासेस वहाँ पे इन्होंने मुझे भेज देते थे। जब डॉक्टर विजय सर की क्लास होती थी, वहाँ छोड़ आते थे वो ईएफटी पे, पास्ट लाइफ पे क्लासेस। ऐसे ही विजय सर का एक दिन मैसेज आया कि एक प्लेटफॉर्म में डॉक्टर सौरभ रंजन हैं, मेरे दोस्त हैं, वहाँ पे मेरी क्लास है ईएफटी की, गुरपिंदर जरूर ज्वाइन करना। जुलाई में था 2020 में। तो ऐसे बस फिर सौरभ सर के साथ जुड़ी, वहाँ उनकी सोल जर्नी। डॉक्टर विजय एक इन्होंने पीजीआई से अपनी ट्रीटमेंट, अगर मेरे कहने पे पीजीआई ही जाते रहते, ये 16 जाते ना, मैं कैसे मिलती डॉक्टर विजय को, कैसे मैं सौरभ सर से मिलती, कैसे मुझे पीएसएसएम का या आगे का पता चलता, कैसे मैं श्रेयंस से मिलती। और सरोज जी और हम वहीं पे मिले थे जहाँ पे हमने सोल जर्नी सौरभ सर के साथ पहली बार करी थी। और सौरभ सर ने ही मुझे आगे बोला कि डॉक्टर जी के वहाँ आए थे, वहाँ से मैंने बोला कि मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में जानना है। सौरभ सर ने ही उनका मुझे आगे निहाल जैन सर का लिंक दिया, जहाँ से हमने स्पिरिचुअल टैबलेट करी और आगे की आगे। और यहाँ पे जब पत्री सर के साथ जब हम जेटीटीपी वगैरह करते थे, कभी बात नहीं होती थी, तो मैं श्रेयंस के सेशंस और जीके सर के, श्रेयंस के सेशंस में तो 1 to 1, क्योंकि उस दौरान क्या हुआ था 2020 में, जब मेरा कोविड के दौरान मेरा क्लिनिक बीच में शुरू हो गया था, क्लिनिक वगैरह 2018 से जब विजय सर के उसमें आई, मैं क्लिनिक भी करने लगी थी, योगा भी अपने घर में सेंटर खोल लिया था। तो स्टूडेंट्स घर में योगा के लिए आती थी, घर में ही योगा सेंटर था, घर में ही क्लिनिक था, सब कुछ था। तो कोविड में जब काम बंद हो गया, एक तो इतने सालों बाद बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली काम करने की, और काम जब पीक पे जाने लगा, मैं मेरा क्लिनिक बढ़िया चल रहा है, मैं सब कुछ अर्न अच्छे से करने लगी, एक सोशल रेपुटेशन, तो कोविड आ गया। तो कोविड में वो चीज़ ने इतनी स्ट्रेस ली। उससे पहले सौरभ सर से मिल चुकी थी कि 4 अगस्त को मुझे बहुत ज़बरदस्त रात को स्ट्रोक आया, और फिर अगेन बॉडी पैरालिसिस में चली गई, स्ट्रोक और माइनर हार्ट अटैक एक साथ। लेकिन कोविड का टाइम था 2020 में, हॉस्पिटल कोई भी अगर हॉस्पिटल जाते तो उन्होंने मुझे कोविड वार्ड में डाल देना था।
वो मेरा पहला फर्स्ट डेथ नियर डेथ एक्सपीरियंस था कि मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा यूरिन पास हो रहा है, स्टूल भी पास हो रही है, मेरे जीभ अकड़ रही है, मेरे हाथ मुड़ रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि बस इट्स द एंड, समथिंग इज आस्किंग मी कि आप अपना मुंह खोलो और मुझे बाहर निकलना है। वो मुझे बाद में सौरभ सर से जब बात हुई तो वो जैसे लाइफ फोर्स होता है, मैं महसूस कर पा रही थी कि कुछ ब्लू थिंग है मेरे चेस्ट में, दैट इज आस्किंग गुरपिंदर मुंह खोलो। मैं मुंह नहीं खोल रही थी, मैं ऐसे मुंह करके, उस वजह से और भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे क्राउल करती अपने मेडिसिन वो रैक था वहां चली गई, सारी रात दवाइयां रहती रही। ऐसे ऐसे मौकों पे आके मुझे पिता को थैंक्स करने को मिला कि यस, उस रात में अगर डॉक्टर थी, मैं दवाइयां, मुझे पता थी कि इमरजेंसी में कौन सी देनी है, तो मैं सरवाइव कर पाई। बेटा सो रहा था, हस्बैंड सो रहा था, लेकिन मैंने अपना स्ट्रोक और वो चीज़ सरवाइव करी। लेकिन उसके बाद स्पीच पे इफेक्ट आ गया था, फिर से बॉडी की एक साइड और सिम्टम पैरालिसिस के आने शुरू हो गए थे, बीपी बहुत बढ़ना शुरू हो गया था। तो ऐसे ही करते करते सौरभ सर से जब श्रेयंस के, तो उनके सेशंस में मैं ऐसे ही गुरपिंदर कौर, सौरभ सर ने बोलना नहीं, डॉक्टर गुरपिंदर कौर लिख के आओ, एक्सेप्ट योर आइडेंटिटी। मेरे से बोला नहीं जाता था। तो श्रेयंस के सेशंस में सौरभ सर कहते कि जहाँ पे भी जाते हो कैमरा खोल के बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी बोलने की कोशिश करो। मेरी इतनी स्पीच ब्लर होती थी, ये 2020 तक कोई पेशेंट आ जाता था मैं नहीं देख पाती थी। तो बिल्कुल टोटली जब ये शेयरिंग करती, सुनती, बात करती, तो श्रेयंस के साथ भी बहुत अच्छा ऑनलाइन बन गया था एक संबंध। तो फरवरी में ऐसे ही पिरामिड वैली से पत्री सर को ट्यूसडे को लाइव होते थे, श्रेयंस के वहीं से ही पिरामिड वैली से पत्री सर। तो जेटीटीपी वगैरह में सुना था, बहुत बार सुना था, वो आते थे, सबके रिटर्न क्वेश्चंस के आंसर वो देते थे कि हाँ मेरा अब घर का काम नहीं। तो वो बोलते थे क्या करना, बहुत जिंदगी रोटी बना बना के सबको खिला ली, अभी सिर्फ ध्यान की ओर चलो, ध्यान में और परमात्मा, अपने पूर्ण आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तो तब श्रेयंस के प्लेटफॉर्म पे था, 10 फरवरी थी। तो मैंने श्रेयंस को पहले ही बोल रखा था कि मैंने नाम दिया हुआ था कि मैं बात करूंगी। तो जब पत्री सर से बात करी तो वो कहते कि मैं पहले तो रोने ही लग गई उनसे, जैसे ही आमने सामने, हाँ जी बाबा बताओ क्या है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करके है, आपसे वो कर रही हूँ। वो कहते 20 दिनों में तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 10 फरवरी से 20 दिन आ रहे हैं, 29 से 1 मार्च तक। इतने में ही सौरभ सर का मैसेज आ गया कि स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स शुरू होने जा रहा है निहाल जैन के प्लेटफॉर्म पे, ये फॉर्म है, फॉर्म फिल कर दो। तो उन 20 दिनों के अंदर मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट का फॉर्म फिल किया था। तो उन्होंने बोला था कि 20 दिन में तुम्हें कुछ नया चेंज आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो स्पिरिचुअल टैबलेट जब किया, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कोर्स हुआ, बोलने का मौका दिया जाता है, अदर एस्पेक्ट पे आपको मतलब डिस्कशन करने को मिलती है। और जो मैं फिर स्वाध्याय करो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, रिवीजन करो। निहाल जैन सर को मेरा सबसे बड़ा थैंक्स है कि जो उन्होंने, कि गुरपिंदर जब उनको पता लगा तो उन्होंने स्वाध्याय देने, मेडिटेशन करवा, ऐसे कर करके, ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि हमें मास्टर बनना। अगर पत्री सर तुम लोग आओ और आके बोलना सीखो, क्योंकि मुझे भी अगर जैन सर तब बोलने का मौका ना देते तो मैं वही एक लिसनर बन के ही रह जाती, मैं हिम्मत ही ना करती कभी बोलने की। सौरभ सर बताते थे कि बोलना है, एक्सपीरियंस शेयर करो, कभी मेडिटेशन करवाओ, कभी बुक रीडिंग करो। तो ऐसे ही करके मेरी इधर से यात्रा शुरू हो गई। स्पिरिचुअल टैबलेट में स्पिरिचुअल टैबलेट किया, फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो रही, तो ऐसे ही एक दिन बात आई कि आनंद ब्रह्मो होता है। तो किसी का कोई ऐसा है, जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो ट्रेनिंग में आया, बलराज सर ने बोला कि अरे गुरपिंदर आप, मैंने कहा ठीक है मैं गाऊंगी, क्योंकि मेरा गाने का, डांस का, मैं अपनी पेंटिंग्स भी दिखाती थी वहां, मैंने अपना अनदर एस्पेक्ट, आनंद ब्रह्मो में एस्पेक्ट। तो इतने में ही मुझे स्नेह गुप्ता मैम और बलराज सर ने बोला कि तुम पंजाबी को लीड करोगी। पंजाबी का उन्होंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजराती इसका मुझे दे दिया कि आनंद ब्रह्मो। और एवरी वीक हमें कुछ ना कुछ कल्चरल देना होता था, तो हर हफ्ते वो एक एडमिन करना शुरू किया। तो वो धीरे धीरे करते वहां से ही निकल आया कि पंजाबी में मुझे करना है ये सब। वहीं से मेरी पंजाबी की स्पिरिचुअल टैबलेट की यात्रा हुई। जब मैं काशी पहली बार गई वहाँ स्पिरिचुअल टैबलेट का सेशन लेने,
ऑफलाइन वर्कशॉप करके आए, वहाँ जाके फिर हरिद्वार में किया। और अभी मैं स्पिरिचुअल टैबलेट में पंजाबी को लीड कर रही हूँ। स्पिरिचुअल टैबलेट का पंजाबी में कोर्स करवाती हूँ। एक बुक भी हमने पंजाबी की निकाल दी है। मेरा बेटा जो मैंने बताया कि इतनी उससे आया था, उसको जेनेटिक प्रॉब्लम थी, और ऐसे बच्चे भी 7 से 8 साल से ऊपर सरवाइव नहीं कर पाते। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज थी उसकी, कि वो मेडिकली चैलेंज्ड है। उसको वो पहले से ही नो मेडिसिन मास्टर है, यानी कि उसको इंग्लिश मेडिसिन कोई दे ही नहीं सकते। और जब उसके रिपोर्ट्स हुई पीजीआई में, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में गई उसकी रिपोर्ट लेने, तब वो 13 साल का था। डॉक्टर हैरान कि ऐसे बच्चे तो 9 साल तक मल्टीपल इन्फेक्शन से सर्वाइव ही नहीं करते, हाउ ही इज सर्वाइविंग। तब मैंने बताया कि मैम आई एम अ होम्योपैथी डॉक्टर। छोटे होते से मुझे पता था कि जब उसको कोई टॉनिक या कुछ भी देते हैं, या तो वो वॉमिट कर देता है, या उसकी स्टूल में ब्लड आता है, या उसको ब्लड कान से, नाक से, कहीं से भी इंग्लिश मेडिसिन देते थे, उसको ब्लड आना शुरू हो जाता था। तो कहते मैम हैट्स ऑफ टू यू। और वो दिन था जब मैं पीजीआई में बैठे ही सब लोग हैरान, मैं बहुत बुरी तरह से ब्रेक डाउन हुई, और मैं अपने पिता को धन्यवाद कर रही थी, जिनको मैं सारी जिंदगी कोसती रही कि क्यों मुझे होम्योपैथी डॉक्टर बनाया। वो दिन था जिस दिन मैं वहां पीजीआई में बैठी रो रही थी चीख चीख के, एंड थैंक यू पापा कह रही थी कि आपकी इतनी बड़ी विजन थी। हम कहते हैं ना कि हम पेरेंट्स खुद चूज करके आते हैं, तो वो पिता को मेरी अगली जर्नी पता थी, कि आगे चैलेंजेस मुझे क्या आएंगे। कोविड में सब लोग डरे हुए थे, लेकिन मैं एक इतनी हिम्मत में थी कि मुझे पता था कि मैं होम्योपैथी दवाई दे सकती हूँ। घर बैठे 24 घंटे लोगों को फोन पे सेवा और तब तक मेरे पास कोई ऑनलाइन अकाउंट, लोग बोलते थे कि आप 24 घंटे हमारी काउंसलिंग कर रहे हो। आज भी वो पेशेंट हैं मेरे यूएस से, कनाडा से, बट हस्बैंड का था कि ऑनलाइन अकाउंट नहीं बुलाना। और अगर मैं उस समय अर्न करना चाहती सर, उस समय मैं लाखों अर्न कर सकती थी, लाखों क्या करोड़ों अर्न कर सकती थी, घंटा घंटा लोगों को काउंसलिंग देती थी। लेकिन मैंने कभी भी किसी को बैंक अकाउंट नहीं दिया था अपना। तो शायद वही सेवा मेरे पिता ने करी जो हमारे काम आई। मेरी वो करी हुई सेवा ने मुझे, जो 20 तारीख को मैं फिर से नियर डेथ एक्सपीरियंस से निकली, वो बचाया। मेरा बच्चा जो आज 20 साल का हो गया है, मेडिटेशन म्यूजिक बनाता है, उसी ने ही मेरे साथ पंजाबी की बुक, पंजाबी का चल ही उसी के कारण रहा है। और वो भी बता दूं कि जब 8 साल का था तो कहता मैंने स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहता स्कूल में सब कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, कंप्यूटर कोई पढ़ाता ही नहीं। तो मैं हैरान थी कि तुझे 8 साल की उम्र में कंप्यूटर से क्या लेना। 6th में खड़ा हो गया कि मुझे स्कूल नहीं जाना। और मेरे घर में फिर वही मंगल पांडे वाली क्रांति कि मैं अकेली उसके साथ थी। ससुराल मायका मुझे, जैसे वो लव मैरिज करते हैं ना, जो कुछ बड़ा लोग भर भर के कारों में आते थे कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, तू इसको समझा, स्कूल से घर क्यों बिठा लिया। क्योंकि पीजीआई के डॉक्टर्स के साथ भी मेरी एक बात होती थी। उन्होंने बताया था कि मल्टीपल इन्फेक्शन से जितना इसको बचा के रखो। वो डॉक्टर ने बोला था कि इसको मत भेजना स्कूल, क्योंकि एग्जाम्स में ये बीमार हो जाता था, सर्दियां आती थी, मल्टीपल इन्फेक्शन। बट बच्चे ने डिसीजन ले लिया मेरे लिए, और क्या था कि मैंने नहीं भेजना। वहां से इसने जब 10th करी, 10th इसको 14 साल की एज में ही करनी थी, लेकिन जब 6th में छूट गया तो मैं कंप्यूटर सेंटर लेके गई। कहते 8 साल 8.5 साल के बच्चे को हम क्या करवाएंगे। मैंने कहा सर देखिए, लेकिन विद इन ईयर वो कंप्यूटर सेंटर वाले के ये बेसिक बच्चों को पढ़ा रहा था, बेसिक जो बेसिक करने आते थे, MS ऑफिस, MS वर्ड, वो सब करवा रहा था। और इसने 10th से पहले ही अपना वेबसाइट डिजाइनिंग और सब कुछ कर लिया था, कंप्यूटर के पूरे इन्फोसिस के कोर्स कर लिए थे। और जब ये मुझे मेडिटेशन में आई, हमारे होता है कि फुल मून पे हम पूरी रात बैठते हैं। मुझे अपनी एक बर्थ, जो मुझे कश्मीर में एक जो नेक्ड मॉन्क का जो बर्थ था मेरा, मुझे तब समझ में आया कि इस बच्चे का, इस पति का, इस लाइफ का मेरी उस लाइफ के साथ था। स्पिरिचुअल टैबलेट में जो मास्टर्स हैं इस समय मेरी लाइफ में, वो सबका संबंध मेरा उस बर्थ के साथ था, जब मैं कश्मीर में एक, जिसको नेक्ड मॉन्क बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगी, उस बर्थ में थी। तो वो अनुभव मुझे सारे लेने थे। उस बर्थ में मैंने कोई काम नहीं किया था, न्यूली मैरिड, थोड़ी देर बाद बच्चा, सब कुछ छोड़ के
मैं चली गई थी अपनी साधना के लिए, तपस्या के लिए, तो मुझे घर के अनुभव भी लेने थे, इसीलिए ये सब ये आने थे मेरी लाइफ में। और बेटा तो मेरा पता नहीं कितने लाइफ, और मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, वो उनके एक एजुकेशन सेंटर से हमें फोन आ रहा है कि डॉक्टर साहब की किताबें पढ़ी, आप ले जाइए। उनके हॉस्पिटल के पास ही एक वो जो डिस्टेंस स्टडी के गवर्नमेंट के सेंटर होते हैं, ही वॉज डूइंग MBA और वो PGDCA कर रहे थे। उनकी कंप्यूटर की बिजनेस की बुक्स हमें मिली, और ये जब पढ़ के आया मैंने बिजनेस करना है, और कंप्यूटर में इन बिल्ट में हैरान थी कि मेरे घर में ना मुझे स्मार्टफोन, मेरी मेड के पास स्मार्टफोन था, उसको चलाना आता था, मुझे नहीं चलाना आता था। हम लोग दोनों टेक प्रो है ही नहीं, हस्बैंड के पास तो अभी भी बटन वाला फोन है, इसको कंप्यूटर का कहाँ से पता लगा, कंप्यूटर के बारे में कहाँ इसकी इतनी क्यूरियोसिटी है। तो वो जो पिछले बर्थ में छोड़ के गए थे कि बिजनेस, ये भी अभी बिजनेस कंप्यूटर में अब इसकी इतनी मास्टरी है, तो ही केम बैक एज माई सन, जो के था प्रॉमिस करके गए हुए थे कि मैं तेरे साथ रहूंगा। एक हम रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा सेंटर बनाएंगे, यहाँ पेशेंट एडमिट किया करेंगे, दवाइयों के बिना हम मरीज ठीक किया करेंगे। अब वापस इसको बोलती हूँ, और पिता की तरह ही मुझे डील करता है। मैं जब नहीं काम के लिए रुकती, तो जब इसका गुस्सा होता है हर चीज को पकड़ के खुद करने लग जाना, तब महसूस होता है कि ही इज सेम पर्सन कमिंग बैक टू फुलफिल माई डिजायर, और अपनी जो छोड़ के गए थे। तो 5 बर्थ का कनेक्शन इसके साथ है मेरा, जो क्योंकि अगर एक एक करके आता तो मैं बाकी उनमें पूरा कर लेती। लेकिन एक चीज मैं सबसे बोलती हूँ कि गुरु जब समर्थ होता है ना, या जब आप पूरी पीक पे होते हो, कभी कुछ मत मांगना। हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड है, हम उतना देखते हैं जितना हमारी सेंसेस परसीव करते हैं। घर नहीं चाहती थी मैं, लेकिन मजबूरी ऐसे हालात हुए कि मुझे था कि मुझे अपना घर हो। ठाकुर ने मुझे रखा हुआ था कि किराए के घरों में घूमती रहे, और बाद में जब घर बन गया, इतनी समस्याएं आई, तब एक दिन गुरु नानक देव जी का मैं देख रही थी, हमने लास्ट ईयर किया था, तो बाबा जी ने बोला था जो अच्छे होते हैं उनको बोला था, किसी गांव में जाते हैं तो जो लोग उनकी बहुत सेवा करते हैं, गुरुजी बोलते हैं उजड़ जाओ। मर्दाना साथ में था, और जो लोग एक गांव जाते हैं जहां उनको पत्थर पड़ते हैं, कोई खाने को कुछ नहीं देता पीने, बाबा जी कहते हैं बसते रहो। मर्दाना कहता कि जिन्होंने आपने, हम कहते हैं ना जीते बसते रहो, जवानी मानो, ये वो कहते हैं, आपने उनको उजड़ जाओ क्यों बोला? तो वो गुरु नानक देव जी उसको कहते कि उनकी अच्छाई यहाँ तक ना रहे, अच्छा बंदा यहाँ जाएगा वो अच्छाई फैलाएगा, और जो बुरे हैं उनकी बुराई अगर बाहर जाएगी, जो वहां जाएगा वो क्रुकडनेस अपनी वहीं लेके जाएगा। तो ये चीज थी कि मुझे भी मेरे पिता की लाइफ को जब रिफ्लेक्ट करती थी, वो 3-3 साल बाद जगह जगह, और जब उनकी डेथ हुई तब हम बठिंडा में बिल्कुल नए नए थे, लेकिन जैसे ही वो न्यूज़पेपर में डाला कि इस दिन को डॉक्टर गुरदर्शन का, मेरी माँ कहाँ इतनी स्मृति, कॉलोनी वाले जहाँ चुपचाप हम लोग रह रहे थे, क्योंकि नए नए गए थे, वहां 1 साल ही हुआ था, किसी को नहीं पता था, बड़े शहरों में कौन किसी को पूछता है। जब 500 के लोग करीब जमा हो गए, कॉलोनी वालों ने ऑल ऑफ सडन सारा अरेंजमेंट किया कि 500 लोगों का खाना पीना। एट दैट दे टाइम रियलाइज कि डॉक्टर गुरदर्शन क्या था। फिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया, CM थे तब बेअंत सिंह, उनको उनके पास गए मदर को लेके, फिर हमें प्लॉट वगैरह घर बनवा के दिया। एट दैट टाइम मेरे पिता का तो हमने लास्ट तक मतलब अच्छाई की हुई ये होती है कि जिस जिस को पता लग रहा था वो लोग पहुंच रहे थे कि डॉक्टर गुरदर्शन चले गए। हमें भी नहीं पता था कितने गांव में हिमाचल तक से लोग पहुंचे हुए थे, 500 लोग कॉलोनी वालों ने वहां सबको हैंडल किया। तो वही चीज सिखा के गए थे। कुछ चीजें पूरी रह गई थी मेरे सीखने की, जिनकी वजह से वो वापस आए। अभी पंजाबी का भी, अगर वो राइटर थे, उनके जाने के बाद मैं पंजाबी की बुक्स को, उनकी किताबों को भी उठा के रख दिया था कि मुझे नहीं देखनी। पोइट्री से नफरत थी, सब कुछ। इसने छोटे होते लिखने की कोशिश करी, बेटा जब 8-7 साल का हुआ ना, इसने लिखने की कोशिश करी, इसको शटअप करवा दिया कि पहले नाना नानी का देखा था, अब मेरे से बियर नहीं होता, मत लिखो। लेकिन जब एहसास हुआ कि ही इज द सेम सोल कम बैक टू माई लाइफ, और भी थे, तो अब मुझे लगता है कि चैलेंजेस है लाइफ के,
क्योंकि उसके और भी हैं, दूसरी सोल्स के साथ भी हैं, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल लाइफ रोलर कोस्टर की तरह मैं रेडी हूँ कि अपने अनुभव इसी जीवन में फाइनल करके जाने हैं। बस यही मेरी यात्रा है कि मुझे अपने अनुभव अपने जो लेने हैं, अपनी यात्रा जो है इसी में ही पूरे करके जाने हैं। और पंजाबी के लिए कई बार जीके सर को भी होता है कि पंजाबी में तूने बहुत कर दिया, अभी तुम्हें ग्लोबली लेके जाना है पंजाबी को, और पंजाबी बाहर वाले कंट्रीज में तूने मेडिटेशन के सेशंस पंजाबी में लेने हैं। तो मैं सर को बोलती हूँ कि सर यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में अभी मैं क्लासेस लेती हूँ स्पिरिचुअल टैबलेट की, बट सर पंजाबी को मैंने नहीं छोड़ना। अगर आप बोलोगे, मैं यहाँ कहीं भी, यूएस की रात को क्लासेस होती हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों की मुझे अर्ली मॉर्निंग लेनी पड़ती हैं, बट पंजाबी मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वो मेरा मदर टंग, मेरी मदर टंग का ऋण है मेरे ऊपर, मेरे माता पिता का ऋण है मेरे ऊपर, कि मैं पंजाबी अपने बेटे को बोलने भी नहीं देती थी। मुझे पंजाबी से इतनी नफरत थी, क्योंकि पापा बीच में छोड़ के गए थे मुझे, बस इसी वजह से नफरत थी मुझे सब चीज़ों से। लेकिन जब सारी चीज़ें क्लियर हुई, नाउ आई एम रेडी एंड आई एम कम्प्लीटली वर्किंग फॉर पंजाबी। तो थैंक यू वेरी मच। इतनी थी मेरी यात्रा, बहुत कुछ मिस भी हुआ होगा शायद बीच में, तो लेकिन वही मैं सबको, जब लोग बोलते थे कि मैम अपनी यात्रा शेयर करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी डिटेल्स कभी टाइम लगेगा फिर शेयर करेंगे, कि कैसे पिता के टाइम में मॉडलिंग वो मुझे करवाते थे न्यूज़पेपर में मेरी पिक्चर, और कैसे मैंने कॉन्शियस डिसीजन लेने सीखे ज़िंदगी के, तो वो जाने के बाद भी दोनों मेरे साथ है। तो अभी मैं सबको कहती हूँ, ठाकुर को भी है, लेकिन दोनों टाइम नमन। और अगर जिसको बोलूँ कि अगर धूप लगानी है तो मैं अपने माता पिता के आगे लगाती हूँ, अभी मैं और किसी के नहीं, क्योंकि वो अगर हैं, वो मुझे जो सिखा के गए इस जन्म में, जो मुझे काम करने के लिए जो मेरे कर्म थे पूरे होने, एक पृष्ठभूमि दे के गए सीखने। मैं सीख नहीं रही थी, उन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ लेती तो पिता साथ होते। मैं हर समय सिर्फ इंडिपेंडेंट होने की, बहुत बार बोलते थे कि सीख, मैं इंडिपेंडेंट होना सीख नहीं रही थी, तो वो शरीर छोड़ के चले गए मुझे सिखाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मैं इसीलिए, मेरी पूजा मेरी माता पिता हैं, अभी गुरु तो हैं, उनके साथ मेरे माता पिता हैं। सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक सुना। थैंक यू सर। यू आशीष सर ने तो हम सबको लाजवाब कर दिया। हम लोग छोटी छोटी बात को पकड़ते हैं, उसका कोई मायने ही नहीं है। जब उनका हिस्ट्री सुनी है तो सच में लगता है कि चैलेंजेस तो मैम अभी भी आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं ना कि मैं कितनी पक्की हुई हूँ। जो सेवा वो मुझे सिखा के गए थे, कुछ चीजें अभी भी लर्न करनी है। वो थोड़ा थोड़ा, वो जैसे होता है ना कि सांप को अगर देखते हैं पूंछ थोड़ी थोड़ी दबती है, सांप फिर फन उठाता है, अंदर का आता है कि नहीं मैं कुछ हूँ। तो वो ठाकुर बार बार देते हैं मुझे। बट साथ के साथ जब मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ी, ऐसी सिंपल माँ से, ठाकुर से सब कुछ, इतनी सिंपल उदाहरणें, इतनी सिंपल जिसको हम बोलेंगे कि डे रूटीन की उदाहरणें। वो खाना पकाते हुए से, माँ अगर खिचड़ी बना रही है, ठाकुर को सर्व कर रही है, उसमें भी कितना बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। और बस मेरा तो जो मांगा था, ये जन्म तुम्हारे लेखे वही है। तो अभी ऑनलाइन बैठी जहां जहां जुड़ जाती हूँ। मैं कई बार बोलती भी हूँ कि अगर मुझे ये दिया गया कि तूने कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं प्रैक्टिस नहीं करनी, एकदम से बंद कर दिया, तो मुझे वो राजकुमारी की, मैं बोलती हूँ कि मुझे वो राजकुमारी की कहानी याद आती है कि किसी वजह से उसको पिता ने, कि वो कुछ पंडितों ने बताया कि शी इज नॉट ऑस्पिशियस फॉर फैमिली, तो पिता दूर भी नहीं करना चाहता, तो उसको एक बुर्ज में बंद कर देता है, यहाँ वो रोशनी भी ना देखे। लेकिन जब वो टाइम कम पूरा होता है तो तब जाके खोलते हैं कि वो अंदर ही अपनी दुनिया बसा बैठी होती है। तो वो जो एक हाउस इम्प्रिजनमेंट मुझे इतने साल मिली, उसने मुझे ऐसे लोगों के साथ ऑनलाइन, बाहर में सब लोग कई बार बोलते हैं आप बाहर जाइए, मैंने कहा बाहर का मेरा अनुभव ही नहीं है कोई बाहर जाऊं। अभी 3 सालों से निकलनी शुरू हुई हूँ,
वो भी अभी बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे अगर परमिशन मिलने लगी, जहाँ मुझे पेशेंट्स घर में बुलाने की परमिशन नहीं थी, जेंट्स पेशेंट नहीं मैं देख सकती थी, किसी रिलेटिव को नहीं बुला सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी परमिशन है कि ये अप्रैल में मेरे घर में प्रवीण जी और ये सब आए थे। 3 दिन की स्पिरिचुअल टैबलेट की, मेडिटेशन की 3 दिन की वर्कशॉप थी। 3 दिन 50 मास्टर्स थे मेरे घर में, सुबह शाम ऊपर नीचे। एंड दैट गाय फुली सपोर्ट मी, आराम से। सब कहते थे मैडम, तो देखिए ना, मैंने अपनी जर्नी, पीजीआई के डॉक्टर मुझे बोल देते थे कि मैम, एक दिन मुझे वो बहुत इंसल्ट भी लगा लेकिन बहुत एम्पावरिंग भी लगा कि वो मुझे जब सर वो फैमिली की होती, मुझे कहते मैम आप, एक बात है, आप चंडीगढ़ के तो लगते नहीं। मैंने कहा सर क्यों? कहते क्योंकि अगर चंडीगढ़ की कोई लड़की, पीयू से पढ़ी हुई लड़की होती, वो कब की इतना नर्क जैसा माहौल छोड़ के चली जाती। तो देन आई प्राउडली सेड कि यस सर, मैं पंजाब से हूँ। यहाँ हमें बताया जाता है, माँ ने भी जब मैरिज के बाद थी, कि घर छोड़ के नहीं आना, क्योंकि तूने 5 की पालना करी है। तू अगर रिबेलियस बन के आएगी, बाकियों की लाइफ नर्क बन जाएगी। तुझे रहना है, वहीं रहना है। और सही बात है, अगर मैं छोड़ के जाती तो मुझे कोई और उससे भी गंदा मिल जाता, क्योंकि लेसन्स तो मैंने मांगे ना अपने गुरु से कि मुझे ये जन्म आखिरी करना है, तो वो आखिरी मुझे कैसे देगा? यहीं पे ही। तो ये मेरा तय है। मैं सब लोग बोलते हैं लाइफ में ना लग्जरी, मुझे किसी के, मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल देते थे, मुझे मेरे रिलेटिव बोल देते थे, इतना कमाती है तो एक गोल्ड की चेन तो पहन ले। मैं आई थिंक लाइफ में मुझे यहाँ तक लगता है मैं पहली लेडी हूँ जिसने कभी गोल्ड परचेज नहीं किया, ना मुझे कोई अट्रैक्शन है उनकी तरफ। मैंने कभी भी परचेज किया ही नहीं, मुझे फीलिंग ही नहीं आती। मुझे बस ये है कि मुझे एक ही ध्याय है कि मुझे जाते हुए, जो आश्रम में जब आए थे, कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने कॉन्शियसली अपनी लास्ट मोमेंट सबको पढ़ती थी, बस मेरा एक ही ध्याय है कि मैं कॉन्शियसली अपनी आखिरी सांस छोड़ूं। कॉन्शियसली मेरा बस एम ही एक है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके लिए जो भी पड़ाव आते जाते हैं, हाँ, धन के लिए जाए, मुझे नहीं है कोई अट्रैक्शन, क्योंकि इसी वजह से मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। धन के लिए हाँ, जहाँ पे भी किसी को लगता है उनको बोल देती हूँ कि भाई हेल्प कर दो, जहाँ जाना है मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। अभी मास्टर्स उस चीज़ को समझते हैं, तो वो जहाँ का मेरा अरेंजमेंट कर देते हैं, मैं पहुँच जाती हूँ और अपना कर लेती हूँ। लेकिन अगर कोई बोले मैं ज्ञान दे सकती हूँ, समय दे सकती हूँ, तन दे दिया, मन दे दिया, लेकिन धन की अटैचमेंट मुझे, मैं ये चाहती थी, एक चीज़ और भी थी कि मुझे मेरे घर में ताला ना लगाना पड़े। मेरे घर में जो ऊपर की फ्लोर है, जहाँ पे जिम की सारी मशीनें पड़ी हैं, सर सामान पड़ा है, सब कुछ है, मैंने कभी लॉक नहीं लगाया। मेरे घर में कभी भी लॉक नहीं लगता, सिर्फ अंदर से थोड़ी कुंडी लगती है रात में, बाकी अगर खुले पड़े हैं, खुला पड़ा है। मेरा घर हमेशा खुला रहता है, मैंने कभी लॉक नहीं लगाया। मैं वैसी स्थिति चाहती थी, इसीलिए शायद मैं किसी चीज़ की अटैचमेंट भी नहीं है, अकोमुलेशन भी नहीं है जिसका डर हो कि घर से जाएगा। तो फकीर हूं मैं इस समय के लिए, पैसे से बिल्कुल खाली झोली। थैंक यू मैम, इसी थैंक यू। थैंक यू मैम। आज आप नहीं रोए, आज मैं भी रोया साथ में। और मैं पितामह का धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे मिले। आज ये ज्ञानी का एक सफरनामा जो मैंने शुरू किया है, वो ऐसे नहीं शुरू किया है। पितामह ने मुझको कहा था कि इसको शुरू करो और सबको लेके आओ, इसमें उनके सबके घड़े जो है ना वो भरे हुए हैं, और जब घड़ा भरा होता है ना, पानी आप जितना डालो उसमें बहने लगता है, उसको खाली करना है ताकि उनको नई एनर्जी मिल सके। थैंक यू। ये काम मुझे पितामह ने शुरू से, आज से 2022 से जब मैंने शुरू किया था, उस सब से जो है कि ये कार्यक्रम चालू है। और इसमें सरोज जी ने जो है मेरी जो मदद करी है, और लोगों ने मदद करी है, आई एम ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम, कि वो रास्ते में इन्होंने मेरे साथ देखे यानी कितने मास्टर्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। और मेरी उस शुरुआत की यात्रा में जो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेडिटेशन होता क्या है, हमारे घर में कभी किसी को नहीं हुआ, हफ्ते में 5 दिन नॉन वेजिटेरियन था,
फरवरी के महीने में मैंने वेजिटेरियन नॉन वेज छोड़ा है, और उसके बाद से पितामह की वीडियोस आ गई। मैंने सर्च करी, अरुणा सहगल मैम मिली, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। वसंता शास्त्री मैम किया, उन्होंने मुझे पहुंचाया, पीरियड में ध्यान करना सिखाया, वो सब किया। उसके बाद गुड़गांव में मुझे कृष्णा सर मिले, परवी मैम के हस्बैंड, उनके थ्रू ये ग्रुप बनाया। और इधर जब गुड़गांव से देहरादून आया, तो 1.5 साल का जो ब्रेक था, वो किसी न किसी की वजह से जो ब्रेक हुआ, वो यही मिशन है हिमालय वाला, जिसको मुझे आगे करने के लिए ब्रेक दिया गया था। अब मैं इसी में ही आ रहा हूँ, और हमारे साथ वो सब जुड़ भी गए जिनको उनके साथ है। तो वी आई रियली रियली ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल, कि आप सब मेरी जिंदगी में आए, और मुझे सीखने का आप सबसे बहुत बड़ा मौका मिला है। आप सब मेरे लिए गुरु के स्थान पे हैं, और मैं आपका शिष्य हमेशा बना रहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर इट। और एक चीज और, मैम, जमाने ने इतने गम दिए हैं हमें कि हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, लेकिन हर किसी के गम सुन के हमें अपने गम बहुत छोटे लगने लगते हैं। और ऐसे ही अगर आप मुस्कुराते रहे, तो हम अपने गम को भुला देंगे। तो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हम सबको मार्गदर्शन करते रहिए। और हमारे बीच आज इंदु मैम भी आई हुई हैं, जो अपनी जर्नी भी बहुत जल्दी हमें भी सुनाने वाली हैं। धन्यवाद सरोज जी। मैम, सरोज मैम जो है ऑलरेडी मुझे सुना चुकी हैं, और तब से वो मेरे साथ हैं। हम लोगों ने 2 4 6 सेशंस भी किए हैं। और जब भी कोई बात होती है, मैं सरोज मैम को अपनी दिल की बात सुना देता हूँ, और वो हंसते हुए निकल जाती हैं। और आज इस मिशन पे मैंने उनसे कल खाली बात करी थी, उन्होंने जो है मुझे बिना बताए अपने आप वो पूरा मैसेज अपने ग्रुप में सेंड भी कर दिया है, और मुझे मैसेज कर दिया कि आई हैव सेंड इट ऑन माय ग्रुप। थैंक यू मैम। सरोज मैम, बोलिए, यस सर। जल्दी जल्दी। मैम के लिए बोलिए बोलिए। कुछ जल्दी से फटाफट, फिर हम अपना अरे सेशन अलग से मैम शुरू करते हैं। स्पीचलेस हो गई उनका जर्नी सुन के। मैं हर वक्त कंप्लेन करती हूँ, मेरे बच्चे मुझे कंप्लेन बॉक्स बोलते हैं, मगर आज जो सुना उससे लग रहा है बाबा मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मेरे मास्टर्स मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, हर पल पे पूरी फैमिली मेरा ध्यान रखती है, मुझे आगे बढ़ा रही है, और आज ध्यान में इस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ अपनी जर्नी को कंप्लीट करके। तो मुझे लग रहा है कि अभी और चलते जाना है, और चलते जाना है। और सच में बहुत बहुत टची था आपका, बहुत टची था। लगा एक लड़की होने के नाम से जो दुनिया जो ठप्पा लगा देती है ना, वो उसकी क्वालिटी को, हुनर को खत्म कर देता है। मगर आपकी लगन और विश्वास से आपने उसको फिर से जगाया, और स्प्रेड करके सारी दुनिया में आज आप सबके बीच में आए हो। और देखिए ये भी एक मुकाम था, कैसे रंजन सर से अपने लोग सब मिलते हैं, कैसे आगे बढ़े, कितने विजेंद्र सर से मिले और यहाँ पहुंचे। अब आप सर मेरे को बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ सर मैं बोल तो दूंगी, आएगा कौन मुझे नहीं पता। क्योंकि जिसको बोलो वो बोलते हैं, यार हमारा अपना ग्रुप चल रहा है, यार हमारा चल रहा है। मैं बोली बैठे रहो अपना ग्रुप लेके। पत्री सर मेरे को एक ही बात बोले, कभी जूम मत बनाना ना कुछ करना, नहीं तो तू सीधी ठप से जमीन पे गिर जाएगी। बोले सीधी चलती जब, दाएं बाएं मत देख, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। और आज आपकी लाइफ हिस्ट्री को सुन के मुझे लगा सच में आप सीधा ही चले हो। बहुत मुश्किलें आई है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, और ये देख करके आशीष सर से 1.5 साल बाद फिर कनेक्ट हुआ। अभी मसूरी गए तो सर आपकी तो इनका प्यार ही तो खींच के लाना मिलाता है एक दूसरे से। बस हम सब ऑन द वे हैं, हाथ थाम कर एक दूसरे का चलते जाना है, और इस थैंक यू मैम। मेडिटेशन की दुनिया में आप सब एक दूसरे के। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। गुरु जहाँ होते हैं ना, गुरु की प्रेजेंस, शिष्य अपने आप आ जाते हैं। पितामह ने जो ग्रुप हमारा बनाया है, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान, फिर उसके बाद उन्होंने आगे लिखवा दिया पत्री जी का गुरुकुल। तो इस गुरुकुल में जो भी मास्टर्स आएंगे, उनको देख के शिष्य अपने आप आ जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं है। हम सही रास्ते में हैं। हरजिंदर मैम। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरपिंदर जी, बहुत अद्भुत आपकी यात्रा।
यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई अपनी जर्नी के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमने कैसे सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पे हमने वर्क करना है। कोई कहीं जा रहा है, कोई घर पे रह रहा है, किसी को किस तरह से सर्विस देनी है। तो बहुत अद्भुत मैम, बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया आशीष जी आपका भी, आपने ये सीरीज शुरू की है। बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, क्योंकि पत्री जी ने हमें कहा है कि हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जो एनर्जीज जिसके लिए हम माध्यम बने, फिर आगे उनको हमने पास ऑन भी करना है दूसरी और सोल्स के लिए, कि वो भी जागें, ऐसे कि एक औरत ऐसे भी कर सकती है, इस तरह से भी आगे बढ़ सकती है। कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, कोई रिबेलियस बनने की जरूरत नहीं। जैसे भी हालात हैं उसको स्वीकार करते हुए भी आप एक्सपैंड हो सकते हो। बहुत अद्भुत मैम, शुक्रिया। सरोज मैम, सरोजा मैम। जी जी। आत्मवंदन है सभी आत्म बंधुओं को। मैं सरोजा मल्लिकार्जुन बैंगलोर से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़कर। आशीष सर से हमारा पहचान तो हमारी 2-3 साल से है, और रोशन सर भी यहाँ पर है, हम उनको भी 4 साल से जानते ही हैं। तो यस, मैंने ये वीडियो भेजा था सर ने, जो हिमालय बचाओ के बारे में था। ये साइंस देखिए कोई नई है ही नहीं, अभी हम में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन रेंजेस, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो पढ़ने के बाद कहाँ चला गया वो नॉलेज, वो विजडम? सिर्फ एग्जाम तक उसको हमने उसी कक्षा में छोड़ दिया। जैसे ही मैंने ये सुना ना, मैंने कहा कि ये तो हमारे अंदर की पुकार है, हमारे अंदर बीज तो कब का डल चुका है, सिर्फ हम अवेयरनेस में नहीं आए थे। और जो अवेयरनेस में आप लोग मिलके ला रहे हो ना, मैंने बैंगलोर में जितने भी, मतलब बैंगलोर ही नहीं, मेरे बहुत जगह पे क्लासेस चलते हैं, तो मैंने हर जगह पे इसको शेयर किया है। सभी को बहुत अद्भुत लगा है। और आज वैसे जुड़ने वाले थे, पता नहीं कितने जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। तो मुझसे वो चर्चा कर रहे थे कि किस विषय पे ये नया कुछ हो रहा है। वेजिटेरियन रैली सुना था, ट्रेकिंग सुना था, ये हिमालय कहाँ ले जा रहे हैं। हमने कहा कि फिर हो गया भाई साउथ, चलो अब हिमालयों में भी हिमालय, जाके कर लेते हैं। हिमालय, हिमालय पुकार रहा है, चलो हिमालय। यस सर, नया स्लोगन बना दीजिए। और आप आप हम लोग लोग हैं सब देखिए। अपने, आप लोग हैं सब मिलके स्लोगन बनाएंगे, यस डट के सर, यस काम सर, करेंगे। बिल्कुल मिलके तो काम करेंगे। हम तो एक बिहार तक में, आप जानते ही हैं आशीष जी, मैं बिहार में 100 दिन रह के वहाँ पे हर रोज 14 जिले में मैंने काम किया अकेले। चलिए, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम हाँ लोग अपना बात करेंगे। ये सेशन की जरूर। रिकॉर्डिंग में। तो थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। इतनी सुंदर जो है ध्यानी का सफरनामा मैम की कहानी सुन के, कुपिंदर मैम की कहानी सुन के, रियली इट्स ए वंडरफुल स्टोरी ऑफ यू मैम। और हमेशा पितामह का साथ हमारा बना रहे, उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, यही कामना करता हूँ। और आज ये सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सो थैंक यू।